क्या हाल चाल है मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहाँ पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं और साथ के साथ हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो प्रीलिम्स की है वो काफ़ी अच्छी से होती रहे। तो वो क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल, बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन को देखना है और उस आर्टिकल से उसका आंसर देना है। दोस्तों, वो हमारा क्वेश्चन किसी चीज़ से संबंधित हो सकता है, करंट से संबंधित हो सकता है, प्लेसेस इन न्यूज़ से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज 26 जो है फरवरी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। एक दो आर्टिकल को मैंने थोड़ा होल्ड पे भी कर दिया है, कल मैं उसको डिस्कस करवा दूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए थे दोस्तों। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकले थे जिनको कि मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो आप तक ना पहुँचने पाए, कल को कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप उसका आंसर देने की स्थिति में रहें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी आंसर ऐसा ना हो जो आपका करंट अफेयर्स का छूटने पाए। हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये आंकड़ा आ चुका है हमारा और बार बार अब इस पे न्यूज़ आती रहेगी। ये 5 साल में आंकड़ा निकाला जाता है और जो है पिछले 10 11 12 साल में ये पहली बार फिर से आंकड़ा जारी किया गया है। तो ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो दोस्तों। तो हम देखेंगे पहला आर्टिकल हमारा क्या है। पॉवर्टी लेवल्स बिलो 5% क्लेम्स नीति आयोग चीफ। उन्होंने 5% जो अभी हमारा डेटा निकला हुआ है मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, वो उसके डेटा को देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें और निकली हुई हैं। कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारी एक एक चीज़ें बताई थी, उसके जो फैक्ट्स थे वो भी बताए थे, क्योंकि इस जो है टॉपिक का फैक्ट भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये अब 5 साल के बाद ही दूसरा डेटा आएगा और जो ये डेटा आया हुआ है ये भी दोस्तों आया हुआ है 10-12 साल के बाद में। तो इसके फैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हमारे लिए। तो आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो में पहला ही आर्टिकल मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और दूसरा होगा हमारा केरला कैपिटल सीज मैसिव टर्नआउट ऑफ डिवोटीज फॉर अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल होता है एक, जिसमें जो है केरला के डिवोटीज जो है वहाँ पे है, वो देखेंगे हम कि वो क्या है, जिसको हम विमेंस सबरीमाला भी बोलते हैं। जो सबरीमाला टेम्पल है उसका जो विमेन वर्जन है उसको हम बोलते हैं इस टेम्पल को भी। तो देखेंगे हम वहाँ पे जिस टेम्पल में वहाँ पे हो रहा है। अगला आर्टिकल होगा हमारा तृणमूल लीडर फेसेस पीपल्स एंगर एट संदेश खाली। हम देख लेंगे संदेश खाली की पूरी न्यूज़ क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में बनी है तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा कि ये अचानक से संदेश खाली इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ गया और यहाँ पे क्या कियोस हो गया है। तो एक हम करंट अफेयर्स में अगर जान रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा न्यूज़ से अवेयर रहना, कोई अगर न्यूज़ बहुत बड़े लेवल पे घट रही है तो उसको हमें अवेयर रहना ज़रूरी है। जैसे हमने फार्मर्स का एजिटेशन था उस पर हमने देखी थी, तो हम इसको भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कहानी क्या है इसके पीछे की। उत्तराखंड टू टेबल बिल टू रिकवर डैमेज टू प्रॉपर्टी इन प्रोटेस्ट। उत्तराखंड ने बिल को टेबल कर दिया है, जो जिन्होंने डैमेज किया राइट्स वगैरह में प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, तो उनसे ही पैसे वसूले जाएंगे। तो ऐसा देखेंगे और कौन कौन से स्टेट्स ने इसके पहले किया हुआ है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे। अगला होगा आर्टिकल हमारा डिस्कवरी ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना शोज स्प्रेड ऑफ चालुक्य रेन। चालुक्य जो बादामी के चालुक्यास थे उनको लेकर के कुछ यहाँ पे डिस्कवरी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई मंदिर खोज निकाला है, तो देखेंगे कहाँ पे मंदिर वो मिला हुआ है। देखिए आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जीएस फर्स्ट पेपर के हिसाब से, मेंस के उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे। और अगला होगा हमारा दोस्तों न्यूज़ इन नंबर्स। नंबर्स में जो न्यूज़ इन नंबर्स आते हैं, इसमें एक छोटा कॉलम होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली। वो क्या है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया विल ऐड बाई 2032 तक इंडिया जो है एक न्यूक्लियर पावर का रिएक्टर कितना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इनसे जो है काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो इसी के लगे हाथों हम उसको पूरा न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स हैं उनको देख लेंगे कहाँ कहाँ पे वो मौजूद हैं। और इसी के साथ में हम जो सिस्मिक जोन्स हैं हमारे उसको देख लेंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो है उसमें देख लेंगे कि कहाँ पे किस सिस्मिक जोन में लगा हुआ है कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगला न्यूज़ होगा हमारा वाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड।
जो सरोगेसी रूल के बारे में मैंने आपको परसों की भी आर्टिकल में कवर किया था, सरोगेसी रूल फिर से न्यूज़ में चल रहा है, तो एक बारी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला है, तो एक बारी हम फिर से आपको ये दिखा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ये जो है यहाँ पे ये चर्चा में फिर से आ चुका है। अगला आर्टिकल होगा हमारा, कैन द IMEC एड्रेस द रेड सी क्राइसिस। जो IMEC है हमारा, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की इंडिया ने G20 में नींव रखी थी, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला है। रेड सी में जैसे आप देख ही रहे हैं कि हूतीज़ वगैरह का काफ़ी ज़्यादा कियोस चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो उस वजह से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी देखेंगे और थोड़ा सा हम इसका मैप भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसे बनाया गया है ये। तो चलिए पहले दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रश्न के साथ में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी करंट के न्यूज़ से ही संबंधित क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज़ को, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बात क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES कंडक्टेड ऑन एवरी 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। आपको बताना है कि जो हमारा हाउस होल्ड घरेलू उपभोग खर्च सर्वे है एक तरीके का, क्या प्रत्येक पर घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES आयोजित किया जाता है प्रति कितने सालों पे, 2 साल पे या 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 10 वर्ष में। जो हमारा ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये कितने सालों, कितने ईयर्स पे जो है सर्वे किया जाता है। और इसी के साथ में आपको ये भी बताना है कि ये सर्वे कंडक्ट कौन करवाता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है और आंसर देना है, क्योंकि इससे संबंध बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारा। तो आप आंसर करिएगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा हमारा मोराल बूस्ट होता है, हमारी टीम का मोराल बूस्ट होता है। मैं बार बार आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि हमें सब्सक्राइब करिए, तो हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आता है उस चीज़ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से करते हैं। हालांकि हम फिर भी हैं, आप नहीं हमें सब्सक्राइब करेंगे तो भी हम करते ही रहेंगे ये चीज़ों को, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो है, आप होता है ना कि किसी इंसान को जो है थोड़ा उसका मोराल बूस्ट करने के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को और ज़्यादा करने लग जाता है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अभी जैसे इंसान को लगता रहता है यार कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो फिर जो है हम इस चीज़ को क्यों ही कंटिन्यू करें। लेकिन जब कहीं से सपोर्ट मिलने लग जाता है तो एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि फिर थकावट वगैरह का मतलब नहीं रह जाता। तो आप लोगों को हमें सब्सक्राइब करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत सही चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बेहद 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 नज़दीक है। ये समझ लीजिए जितने भी महीने का टाइम बचा है, ये गोल्डन आवर्स है आपके पास में, ये क्रूशियल पीरियड है आपका एकदम से, जो कि आपको यूटिलाइज़ करना है, जी जान लगा के यूटिलाइज़ करना है। अभी भी अगर आप UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी अभी भी आपके पास में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में टाइम बचा हुआ है, तो आप जी जान लगा दीजिए दोस्तों, और जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल आपको आपके कदम चूमेगी ही दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले अपने आर्टिकल की। आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या कहता है। पहला आर्टिकल है हमारा, पॉवर्टी लेवल्स बिलो 5% क्लेम्स नीति आयोग चीफ। जो हमारा सर्वे आया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके बेस पे इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, CEO ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ऑफ सेंटर्स थिंक टैंक एक्सट्रापोलेट्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फाइंडिंग्स टू argue that growth is inclusive and broad based while urban rural inequality in India is shrinking। श्रिंकिंग मतलब संकुचित होना, कम होना, और एक्सट्रापोलेट्स, देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ड मिल गया है, मैं आपको लगे हाथ बता देती हूँ। एक्सट्रापोलेट्स, एक्सट्रापोलेट्स का क्या मतलब होता है कि एक्सट्रापोलेट्स का मतलब होता है दोस्तों कि किसी अदर इंफॉर्मेशन के बेस पे हम किसी और चीज़ को एज्यूम करते हैं, किसी और चीज़ के बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक तरीके से वो एक्सट्रापोलेट्स हम उसको बोलते हैं, एक्सट्रापोलेट करना बोलते हैं। कि जैसे यहाँ पे HCES जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो आया हुआ है, उसके आंकड़ों के हिसाब से ये हमारे जो है जो BVR सुब्रमण्यम जी हैं, CEO ऑफ थिंक टैंक के CEO हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉवर्टी जो है बिलो 5% हो गई है। तो इन्होंने एक तरीके से किसी और फील्ड के जो है सर्वे को आधार बना करके उन्होंने कोई और निष्कर्ष निकाला है, तो इसी को आप एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सट्रापोलेट करना हो हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप बात कह रहे हैं कि लेस देन 5% ऑफ इंडियंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। इन्होंने कहा कि अब जो ये आया है हमारा, क्या है ये पूरा HCES, चलिए ये पहले देख लीजिए ये होता क्या है।
ये होता है कि जैसे पूरी हमारा पूरा देश है, तो हर देश में जो घरेलू स्तर पे है, सारे घर हैं, जितने भी घर हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, हमारे जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन एक तरीके से, वो ऑन एन एवरेज कितना जो है अपने उपभोग पर खर्च करती है, ये हर महीने जो है, एक महीने में जो है ऑन एन एवरेज कितना एक व्यक्ति खर्च कर रहा होता है अपने खाने पीने की चीज़ों पे, पहनने की चीज़ों पे। और जो है देखिए, हम मैंने कल भी आपको बताया, कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की ही चीज़ों को हम उपभोग नहीं कहते हैं। उपभोग हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैजेट हो गया, चाहे हमारा फ़ोन हो गया, चाहे वो लैपटॉप हो गया, चाहे वो गाड़ी का इस्तेमाल करना हो गया, या किसी सर्विस को भी हम ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विस हो गई या बैंक की सर्विस हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आप एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कंजम्पशन इन सारी चीज़ों को ही जोड़ के हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे होते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन नाम ही है, हाउस होल्ड घरेलू उपभोग, जो घरेलू उपभोग में लोग खर्च कितना करते हैं, उसी का सर्वे किया गया है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च कर लेता है। और ये सर्वे निकालता कौन है हमारा? ये सर्वे निकाला जाता है एनएसओ के माध्यम से। ये सर्वे कंडक्ट कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पहले ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में नाम चेंज करके इसका ऑफिस हो गया है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इसको कंडक्ट करवाता है हमारे, किसको? इंपॉर्टेंट चीज है ये, एचसीईएस को, एचसीईएस को कंडक्ट करवाता है। और कब कंडक्ट करवाता है? हर 5 साल पे कंडक्ट करवाया जाता है, हर 5 साल पे, एवरी 5 ईयर पे जो है ये कंजम्पशन सर्वे करवाया जाता था। लेकिन बात क्या हुई कि इस बार ये 10 से 12 साल के बीच में बाद में आया है, क्योंकि बीच में आप देखेंगे कि हर 5 साल पे तो करवाया जाता था, लेकिन 2017-18 में आप देखेंगे तो डीमोनेटाइजेशन एक तो हो गया हमारी इकोनॉमी में, ऊपर से जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी लागू कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया गया, नए तरीके की रेजिम आ गई। तो बाद में फिर उसको जो है गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए उसको जारी नहीं किया, कि जो है उनको लगा कि भाई अभी किसी के हाथ में पैसे वैसे बहुत कम है, डिमोनेटाइजेशन कर दिया है, ऊपर से जो है जीएसटी को लागू कर दिया, तो लोगों के हाथ में पैसे की कमी है। तो अभी जो सर्वे आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, तो इस वजह से जो आंकड़ा आएगा वो काफ़ी ज़्यादा लो आंकड़ा होगा, तो इस वजह से उन्होंने उसको रिलीज़ नहीं किया था, कुछ और भी इशूज़ के चलते। तो यहाँ पे अब जो है फिर से 5 साल बाद में इन्होंने इस आंकड़े को रिलीज़ किया है, एनएसओ ने इसको कंडक्ट करवाया था। और यहाँ पे ये यही बात कह रहे हैं कि जो हाउस होल्ड हैं, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हैं, चाहे वो शहरी लेवल पे हैं, तो उनका जो खाने पीने का स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल मैंने आपको पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पे कवर करवाया था कि कितनी बढ़ोतरी किस अर्बन में मिली है, अर्बन शहरी क्षेत्रों में कितनी मिली है, कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये बता रहा है कि खाने पीने की चीज़ों पे, मतलब कि कंजम्पशन पे एक तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, दोनों में ही काफ़ी अच्छी प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऊपर से ये कह रहे हैं कि लेकिन इसके साथ में ही ये देखने को मिल रहा है कि लोग खाने पीने पे कम खर्च कर रहे हैं। खाने पीने मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं कंजम्पशन में, जैसे मैंने आपको ढेर सारी चीज़ों को बताया कि बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन उसमें भी ये खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे आप कंज्यूम करते हो अपना पेट भरने के लिए। तो उन चीज़ों में कमी देखने को मिली, उस पर लोग कम खर्च कर रहे हैं। और उसके अलावा वो खर्च किन पे ज़्यादा कर रहे हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, गैजेट्स हो गए, लैपटॉप हो गया, या कोई और चीज़ जो है, कोई लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ये सुब्रमण्यम जी हैं, इन्होंने इसी से जो है एक निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि अगर ऐसा वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक तो उनकी आय बढ़ी है, ठीक है। अगर पहले इंसान के पास जितनी आय होगी, जितनी आय है इंसान के पास में, अगर उसके पास वो खाने भर की ही आय है, तो वो गाड़ी, साइकिल या 4 व्हीलर या फिर वो जो है फ़ोन और लैपटॉप क्यों खरीदने जाएगा? वो तो पहले अपना पेट भरेगा, क्योंकि सबसे बेसिक नीड तो रोटी कपड़े की होती है। वो जब पूरी हो जाती है उसके बाद इंसान दूसरे चीज़ों की तरफ बढ़ता है। तो इन्होंने कहा कि अगर लोग जो है कंजम्पशन पे कम खर्च करके किसी और चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। और जो है इन्होंने कहा कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इन्होंने बताया कि लगभग जो है 5% से भी नीचे हम पॉवर्टी को देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया डिक्लाइनिंग, गिनी कोएफिशिएंट विल ड्रॉप टू। गिनी कोएफिशिएंट को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। गिनी कोएफिशिएंट जो है आपको असमानता को दिखाता है, किसी भी सेक्टर में जो हमारी इकोनॉमी में असमानता को दिखाता है, उसमें 0 से 1 तक को मापते हैं हम। जो है एक जो है पूरे जो है असमानता को दिखाता है, 0 एकदम से खत्म असमानता को दिखाता है, मतलब जहाँ पे असमानता नहीं होती है उसको दिखाता है। तो इन्होंने बात ये कही कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है रूरल और अर्बन क्षेत्र के बीच में, रूरल और
अर्बन के क्षेत्र के बीच में जो असमानता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। दोनों के ही खाने पीने और लिविंग स्टैंडर्ड में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं और इससे जो है हमारी पॉवर्टी भी कम देखने को मिल रही है। और आगे क्या, रूरल इकोनॉमी इज नॉट अ वीक, ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड, नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू। अब कह रही रूरल इकोनॉमी इज नॉट अ वीक, रूरल इकोनॉमी हमारी वीक नहीं रही है, ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड हो गया है, नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू। ग्रोथ जो है सिर्फ अब कुछ लोगों तक ही ग्रोथ की पहुंच नहीं है, वो लगभग सभी के पास अब जो है विकास का जो है समृद्धि का फायदा मिल रहा है लोगों को। शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग डाउन शार्पली, रिटेल इन्फ्लेशन में भी ओवर स्टेटेड। इन्होंने कहा जो शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग है, जो मैंने आपको बताया जो फूड पे खाने का खर्च लोग करते हैं, उसका शेयर कम हुआ है। तो इस वजह से जो हमारा सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि इसमें फूड आइटम्स जो होते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। तो जब किसी चीज़ में फूड आइटम्स का वेटेज ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से उसकी जो है रैंक मतलब उसको जो है अरे क्या कहते हैं, आप आंकड़ा निकालेंगे उसका, तो इस हिसाब से आपको इन्फ्लेशन भी दिखाई देगी। तो अब इन्होंने कहा कि अगर फूड आइटम्स में कमी हो गई है लोगों के, अब वो फूड आइटम्स कम जो है कंज्यूम कर रहे हैं और अदर चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें जो सीपीआई में से जो है फूड आइटम्स को भी जो है इसके वेटेज को भी कम कर देना चाहिए। तो इससे हमें इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम हद तक देखने को मिलेगी कि इन्फ्लेशन में भी काफ़ी कमी आ गई है। और अभी ऐसा लग रहा है इन सारे आंकड़ों के हिसाब से कि हमने अब पहले से जो ये हमारा फूड इन्फ्लेशन और सीपीआई को इन्फ्लेशन को हमने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा हमने ओवर स्टेट किया है, हमने काफ़ी ओवर एस्टिमेट किया है इस चीज़ को लेकर के। एंड सजेस्ट लोअर वेटेज फॉर फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यही बात बताई मैंने कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सीपीआई में इन्होंने लोअर फूड वेटेज की बात कही कि आप इसको जो है कम वेटेज दो अब पहले की अपेक्षा। देखिए जब ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडेक्स ये मापी जाती है, इन्फ्लेशन को मापने का एक तरीका है, तो इनमें एक तरीके से आप कह दीजिए एक बास्केट बना दिया जाता है जिसमें ढेर सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या क्या अपने जो है डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, मंथली बेसिस पे, तो उनका जो है कुछ ये बास्केट होता है, टोकरा होता है एक तरीके का। तो उन सारे सामान का एक वेटेज में ला करके हम जब निकालते हैं कि हाँ कितना परसेंट में इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वही एक तरीके का जो है आपका सीपीआई बेस्ड जो है इन्फ्लेशन मेजरमेंट का पार्ट हो जाता है। एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो होलसेल लेवल पे मापा जाता है, एक होता है सीपीआई जो कस्टमर के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे मापा जाता है। आगे उन्होंने कहा एक्सपेक्ट्स एन इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेशंस फॉर द इकोनॉमी, और जीडीपी ग्रोथ पे जो है इसका जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, और यहाँ पे बात ये भी कही गई कि जो सिक्किम है, सिक्किम स्टेट है, वहाँ का जो एवरेज HCES है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स है, मैंने कल ही आपको बताया था, जो सिक्किम है उसका सबसे हाई है, सबसे हाई है सिक्किम का, चाहे वो क्या कहते हैं आप रूरल एरिया, रूरल लेवल पे देखिए, चाहे वो अर्बन लेवल पे देखिए, तो सिक्किम का सबसे ज़्यादा है ये ऑन एन एवरेज। और छत्तीसगढ़ का जो है सबसे कम है, सिक्किम का सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम आया हुआ है आपका HCS के सर्वे में। आगे इन्होंने क्या किया, द अर्बन रूरल कंजम्पशन डिवाइड हैज़ नैरोड टू 71% इन 2022-23, जो 2004-5 में 91% का जो है गैप दिखाई दे रहा था अर्बन और रूरल एरियाज के कंजम्पशन में, वो कम होकर के कितना हो गया है 22-23 में 71% के आसपास हो गया है। So inequality is declining. The official said equal even as a rural household spending on food has dropped below 50% of total expenditure for the first time. और इसके साथ में इन्होंने यही बताया कि लगभग जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके खाने पीने के खर्च में कितनी कमी देखी गई, लगभग 50% तक की कमी देखी गई है, कि उन्होंने डेली बेसिस पे खाने पीने की चीज़ों पे मान लो 100 रुपये का खर्च करते हैं, तो अब वो 50 रुपये का ही खर्च कर रहे हैं इस टाइम पे। इतनी ज़्यादा कमी देखने को मिली है 2004-5 के और जो है अभी के सर्वे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और लोअर स्पेंड्स ऑन पल्सेज एंड सीरियल्स, जो पल्सेज और सीरियल्स हैं, जो दालें हैं, सीरियल्स और मोटे अनाज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली, चाहे वो अर्बन एरियाज़ पे हो चाहे वो रूरल। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 22-23% हम 1990 के आसपास में, 99 के आसपास में खर्च करते थे गांव के लेवल पे, वो कम होकर के 4 से 4.5% के आसपास हमारा सीरियल्स पे जो है आ गया था, सीरियल्स पे।
और यही चीज़ हमने देखी थी कि अगर हम 12-13% खर्च कर रहे थे कहाँ पे, अर्बन एरियाज पे सीरियल्स पे, तो वही कम होकर के कितना आ गया था, 3-3.5% के आसपास आ गया था आपका जो है अर्बन एरियाज में। तो वही कह रहे हैं कि विच ड्रॉप्ड बिलो 5% पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट सर्वे। तो इसका मतलब है कि आप मोटे अनाजों पे खर्च कम कर रहे हैं और इन चीज़ों पे कम खर्च कर रहे हैं, तो मतलब आप कहीं और पे खर्च को आपने अपना बढ़ाया हुआ है। और देखिए, जब ओवरऑल लोगों की इनकम बढ़ी जाएगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा इनकम भी बढ़ी है, लोगों के हाथ में पैसे आने भी ज़्यादा शुरू हो गए हैं, तो अपने आप जो है, जो इंसान पहले 100 रुपये जो है एक तरीके से खर्च कर ले रहा था खाने पीने की चीज़ों में, और उसके पास 100 रुपये ही आ रहा था, अगर लेकिन अब उसके पास अगर अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये खाने पीने पे ही खर्च कर दिया और आपके पास आपकी 100 रुपये इनकम है, तो एक तरीके से ये 100% का खर्चा हो गया ना आपके खाने पीने पे। लेकिन अभी आपकी इनकम हो गई है 300 रुपये या 400 रुपये, 300 रुपये 400 रुपये के आसपास हो गई है। तो आप देखेंगे कि अगर अभी भी आप 100 रुपये का ही खर्चा कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। मान लीजिए आपका बढ़ के इनकम 200 हो गई है, तब भी आप 100 रुपये का खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 50% की तो कमी हो गई ना आपके जो है एक्सपेंडिचर में, आपके अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, जब आप इनकम के हिसाब से देखेंगे तो मान लीजिए 100 रुपये आप पहले पूरा 100 का 100 खर्च करते थे, तो 100% ही खर्च कर दे रहे थे खाने पीने पर। अब वो 100 रुपये बढ़ के आपकी इनकम 200 रुपये हो गई, लेकिन फिर भी आप 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है इनकम आपकी बढ़ी है, लेकिन आप फिर भी 50% ही उसका खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने पीने पे आपने खाने पीने छोड़ दिया है, या जो है आपने बंद करके सिर्फ आप फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है एक तरीके से कि आपकी इनकम बढ़ी है, तो आपने उसको डाइवर्सिफाई किया है और चीज़ों पर आपने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है। बात ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था, तो ये मैंने आपको बताई कि बाकी कन्वेंस, बाकी उन्होंने कहा कि 5% कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट सर्वे एंड हायर एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस। कन्वेंस मतलब होता है दोस्तों कि जो वाहन होते हैं, एक तरीके के गाड़ी आने जाने पे जो है ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें जो होती हैं, गाड़ी वगैरह खरीदते हैं उन पे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मतलब आपके जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल गुड्स जो होती है, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें होती है, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो एक तरीके से मान लीजिए आपके गैजेट्स हो गया, आपका फ्रिज हो गया घर का, आपका अवन आपने खरीद लिया या फ्रिज खरीद लिया, तो ये चीज़ें लंबे टाइम तक चलती हैं, तो आप इसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। बाकी जो आप डेली बेसिस पे दूध वगैरह फल सब्जियां खा लेते हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। ठीक है, एंड कंज्यूमर सर्विसेज इंडिकेट दैट पीपल आर अर्निंग मोर एंड नीड टू स्पेंड अ लेसर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। ये वही बात कह रहे हैं कि लोग अब जो है अर्न, मतलब कि कमाई उनकी ज़्यादा तो हो रही है, लेकिन वो जो है अब खाने पीने पे कम खर्च के उनका जो है खर्च किधर डाइवर्ट हो रहा है, इन सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, चाहे वो फ्रिज खरीद रहे हैं, चाहे गाड़ी चलाने के लिए खरीद रहे हैं, चाहे फ़ोन या लैपटॉप खरीद रहे हैं। आगे, इट्स नॉट दैट कंजम्पशन लेवल ऑफ फूड आर गोइंग डाउन इन एब्सोल्यूट टर्म, बट द रिलेटिव स्पेंडिंग ऑन फूड इज डिक्लाइनिंग। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि आप इस चीज़ को इस तरीके से जो है मत समझ लीजिएगा कि फूड पे, खाने पे चीज़ एक्सपेंडिचर कम किया है, तो इसका मतलब है कि तो अब लोगों ने, उनका न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया, वो खाना ही बंद कर दिया उन्होंने, अब वो सारा पैसा जो है फ़ोन खरीदने और इस पर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये जो है रिलेटिव टर्म है कि आप पिछली बार में आप जितना खर्च करते थे, आपकी इनकम बढ़ी है, तो उसके हिसाब से आपने जितना पहले खाने पे खर्च करते थे, इनकम बढ़ने के साथ में आपने उतना ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, उससे जो है कहीं और आप खर्च करना शुरू कर दिया। ऑन फूड इज डिक्लाइनिंग वाइल कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, टीवी सेट्स, फ्रिज पे, मोबाइल फोन पे, कार पे, इन सब पे खर्च आपका बढ़ा। दिस नॉट ओनली मीन्स देयर इज अ चेंज इन इनकम फॉर द बेटर, बट ऑल्सो चेंज इन लाइफ स्टाइल। लोगों के जो है लाइफ स्टाइल में भी चेंज देखने को मिल रहा है। विद इन फूड वी सी द कंजम्पशन ऑफ बीवरेजेस मतलब कि पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हो गई एक तरीके से। बीवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, मिल्क एंड फ्रूट्स इज गोइंग अप एंड इंडिकेशन ऑफ मोर डाइवर्स एंड बैलेंस्ड फूड कंजम्पशन, ही एडेड। इन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन लग सकता है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, एक तरीके से जो बीवरेजेस हैं, जो एक तरीके से पैकेट के फूड मिलते हैं, पैकेज फूड मिलते हैं, इन सब पे कंजम्पशन लोगों का बढ़ा है। वही साथ में ये कह रहे हैं कि उनकी जो डाइट की हैबिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आया है, मतलब वो अच्छी चीज़ें खाने लगे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंट्राडिक्शन इनके बातों में आपको ये दिख सकता है कि जो है आप भैया पैकेट का फूड कोई खा करके जो है कितना ही बैलेंस उसकी डाइट हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन हमें लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। कल आप जा करके देख लीजिए, कल मैंने आपको पूरा का पूरा इसका वो बताया हुआ था कि कितना जो है, कितने परसेंटेज में पल्सेस पे खर्च हो रहे हैं, कितने सीरियल पे खर्च हो रहे हैं, और कितना इनकम जो है रूरल लेवल पे है, कितनी अर्बन लेवल पे है, और कहाँ पे कितनी ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के जो लोग हैं वो टॉप 5% जो है अर्बन पॉपुलेशन कितने जो है उसका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, बॉटम जो है लेवल पे जो है उनका हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना है। तो जैसे टॉप लेवल पे आप देखेंगे कि 10,000 से ऊपर था, 10,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह, आप ऐसा सोचिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 10,000 का एक व्यक्ति पे खर्चा आ रहा था, जो हमारे टॉप 5% के लोग हैं, ऊपर के 5% के लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। वहीं पे ऊपर के ही 5% के लोग जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका 20 से 21,000 के बीच में उनका जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह खाने पीने का खर्चा आ रहा था। और जब हम एकदम लोअर लेवल पे देख रहे थे तो 1,000 से 1,500 1,300 समथिंग के आसपास आ रहा था कि ग्रामीण के जो 5% के सबसे लोअर लेवल के जो है पॉपुलेशन है उसकी 1,000 के आसपास जो है कंजम्पशन हो रही थी। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है कि ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनका खर्चा आ रहा है एक व्यक्ति का, नीचे में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इससे पॉलिसी मेकिंग वगैरह में भी हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर ऐसा है तो किस क्षेत्र में किस जगह पे लोगों के कंजम्पशन में कमी आई है, या किस क्षेत्र पे लोगों ने किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करना ज़्यादा शुरू किया है। तो इससे हम इन्फ्लेशन रेट को भी अलग तरीके से माप सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है जिससे इनके कंजम्पशन में इन सब चीज़ों पर इनका एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़े, इनका लाइफ थोड़ा चेंज हो। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ढेर सारा इकोनॉमी का एक आंकड़ा मिलता है। इससे हम जीडीपी ग्रोथ का भी जो है एक अनुमान लगा सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं कि इसको हम अपने जीडीपी ग्रोथ को जो है बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको अभी बता दी है। कल आर्टिकल भी ढेर सारा डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप उससे ज़्यादा मैं इस पर अब नहीं बोल सकती आप लोगों को। आगे क्या है, केरला कैपिटल सीज मैसिव टर्न आउट ऑफ डिवोटीज फॉर अट्टुकल पोंगल। केरला में होता है एक अट्टुकल पोंगल होता है। ये कहाँ पे होता है, प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ अट्टुकल भगवती टेम्पल है। केरला में कहाँ पे है, केरला में जो है अट्टुकल भगवती टेम्पल है। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। केरला की जो है कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहीं पे ही है क्या, अट्टुकल भगवती। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विमेन्स सबरीमाला, औरतों का जो सबरीमाला। आप देखेंगे कि जो मथिट्टा है केरला में ही, वहाँ पे जो सबरीमाला था उसका इशू काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि सबरीमाला में जो विमेन्स है जो मतलब कि एक तरीके से प्रोड्यूसिंग स्टेट में है, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकती हैं, उस वाली स्टेज में आने के बाद में मतलब कि एक तरीके से पीरियड्स जब आने लग जाते हैं किसी के भी, तो वो उस मंदिर में एंट्री उनकी नहीं मिल सकती थी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची थी और काफ़ी ज़्यादा कियोस हुआ था वहाँ पे। उन्होंने अपने इसको धर्म के अधिकार के अंतर्गत कहा था कि ये हमारा खुद का कल्चरल राइट है और रिलीजियस राइट है, तो इसमें जो है कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उस वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो अट्टुकल पोंगल वाला है, ये जहाँ पे होता है अट्टुकल भगवती टेम्पल, इसको हम विमेंस सबरीमाला भी बोलते हैं। और यहाँ पे होता है, इन्होंने यहाँ पे क्या, स्मोक बिलोड फ्रॉम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कुकिंग पॉट्स लाइनिंग स्ट्रीट एंड पब्लिक स्पेसेस हियर ऑन संडे एज अ वुमेन सेलिब्रेट द अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल बाय मेकिंग द रिचुअल ऑफरिंग टू प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द अट्टुकल भगवती टेम्पल ऑफन डब्ड वुमेन्स सबरीमाला। ये देखिए विमेन्स सबरीमाला बोला जाता है इसको। द इवेंट सॉ a huge turnout this year. It's a wonderful experience, said ये छोड़िए, the women began cooking the ritual offering after the पंडारा अडुप्पू रिचुअल इनका होता है, एक पंडारा अडुप्पू होता है। उसके बाद में ये जो है पोंगल एक तरीके की रेसिपी बनाती हैं। ये रेसिपी किस चीज़ से बनाई जाती है, ट्रेडिशनली द ऑफरिंग अ स्वीट पुडिंग मेड फ्रॉम द राइस से बनती है, गुड़, राइस, जैगरी, ग्रेटेड कोकोनट, मतलब जो कोकोनट होता है, नारियल का भूरा होता है, नारियल वो, और गुड़ से और राइस से और घी और बनाना, केले से, इन सब चीज़ों को मिला करके ये एक तरीके की पुडिंग, एक तरीके की आप दलिया कह लीजिए या खिचड़ी टाइप की बनाई जाती है, जिसको ये अपने देवी को ऑफर करते हैं। और प्रिपेयर्ड इन अर्थन पॉट्स, मतलब कि मिट्टी के बर्तनों में, यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती है। और यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस वगैरह भी करने का इनका प्रचलन है। सेक्रीफाइस किस जानवर का करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं है। द प्रिसाइडिंग अट्टुकल भगवती इज सेड टू बी द डिवाइन इनकारनेशन ऑफ कन्नगी, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द तमिल एपिक सिलप्पाधिकारम। दिस इज अ इम्पोर्टेंट, सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम, जो ये तमिल जो है
तमिल जो एक तरीके का कहिए तमिल इपिक है, ये एक तरीके का तमिल ग्रंथ आप कहिए। सिलप्पाधिकारम है, और भी नाम आपने सुने होंगे। तो सिलप्पाधिकारम में एक कन्नगी और कोवलन की एक कहानी दी हुई है। तो ये जो कन्नगी अपने पति को बचाने के लिए, पूरे एक राजा होते हैं जो उनके पति को जो है कुछ दंड दे देते हैं, तो कन्नगी इतने गुस्से में आ जाती हैं कि पूरे राज्य का सर्वनाश करने पे आ जाती है, पूरे राज्य का सर्वनाश कर देती है वो। आप तक देखेंगे तो कुछ इस पे जो है शॉर्ट फिल्म वगैरह भी बनी हुई है इस पूरी सिलप्पाधिकारम की इस स्टोरी पे। तो ये कन्नगी कोवलन वाली कहानी किसमें है? सिलप्पाधिकारम में है। ये तमिल इपिक है। तमिल किस लैंग्वेज में है? ये तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और इसी का ही इनकारने जो कन्नगी है, कन्नकी लिखा है, कन्नगी, कहीं पे कन्नगी लिखा होता है, कहीं पे कन्नकी लिखा होता है, हिंदी में कन्नगी हम बोलते हैं। तो ये कन्नगी का ही एक जो है अवतार माना जाता है इनको। किनको? अट्टुकल भगवती को कन्नगी का ही एक अवतार माना जाता है, एक अलग रूप माना जाता है। कहा जाता है इनमें कि वो जाते हुए केरला में, जहाँ पे वो राजा थे, उनको डिस्ट्रॉय, द लोर इज दैट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मदुराई को जो है का सर्वनाश करने के बाद में, टू अवेंज द इनजस्टिस डन टू हर हस्बैंड कोवलन उनके पति थे, उनके साथ में इनजस्टिस किया गया था, उसका बदला लेने के लिए कन्नगी रीच्ड केरला एंड टुक रेस्ट एट अट्टुकल में, केरला पहुंचते हुए उन्होंने अट्टुकल में जो है रेस्ट किया था। फिर वहां से वो आगे बढ़ी थी हर वे टू कोडुंगल्लोर जाते हुए जो है उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। तो ये सारी चीजें हैं, ये मनाया जाता है वहां पे। सिलप्पाधिकारम कन्नगी कोवलन की कहानी है इसमें। ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आपका काफी इंपॉर्टेंट जो है एक वो हो सकता है, पेज हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ी चीजें अट्टुकल पोंगल के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ 10-day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली एट अट्टुकल भगवती टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम में किया जाता है, केरला। दिस फेस्टिवल त्रिवेंद्रम में, दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू अट्टुकल भगवती ऑल्सो नोन एज गॉडेस कन्नगी और भद्रकाली। कन्नगी को भद्रकाली भी कहा जाता है और अट्टुकल भगवती भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एंड फॉल्स इन द मंथ ऑफ फरवरी और ये हर साल जो है मनाया जाता है, और ये फरवरी मार्च के ही मंथ में पड़ता है। एंड पोंगला विच मीन्स टू बॉइल ओवर, पोंगल का मतलब क्या होता है? बॉइल ओवर, किसी चीज को बॉइल करना। इज द रिचुअल इन विच वुमेन प्रिपेयर स्वीट पयासम, अ पुडिंग मेड राइस जैगरी, जो मैंने आपको चीजें, एंड ऑफर इट टू अ गॉडेस और भगवती। दिस रिचुअल इज अ परफॉर्म द 9th डे, 9वें दिन, 10 दिन का पूरा फेस्टिवल चलता है, तो 9वें दिन ये जो है पोंगल बना करके वो भगवती को चढ़ाते हैं ये लोग। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन फॉर अ फेस्टिवल इन वर्ल्ड। ये विमेंस को लेकर के जहाँ पे पूजा करने के लिए विमेन इकट्ठा होती हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विमेंस यहाँ पे इकट्ठा होती हैं एक रिचुअल करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। अब शायद से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यहाँ पे ये दर्ज है इसका नाम। ड्यूरिंग द 10 days फेस्टिविटीज, अ सैक्रिफाइस ऑफरिंग नोन एज कुरुथी थारपनम कहा जाता है, जहाँ पे 10वें दिन जो सेक्रीफाइस किया जाता है, कुछ भी बलि चढ़ाते होंगे, किसी जानवर की बलि चढ़ाते होंगे। इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिलीजियस इवेंट किस चीज़ की बलि चढ़ाते हैं? आई डोंट नो यार, मुझे ना तो बलि में कोई विश्वास है, ना तो कोई भरोसा है बलि को लेकर के। लोगों को है, लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, वो भी बेचारे एक जानवर ही तो होते हैं जिंदा खासे। आई डोंट नो। अगली चीज़ क्या है? तृणमूल लीडर फेसेस पीपल्स एंगर ऑफ संदेश खाली की न्यूज़ आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, अभी पहले न्यूज़ में निकली हुई न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात क्या हुई है? संदेश खाली में ईडी जो है एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर है। संदेश खाली कहाँ पे? जो बंगाल का 24 परगना है। 24 परगना किससे सटा हुआ है? यहाँ पे बांग्लादेश से सटा हुआ है। आप देखेंगे कि ये एरिया जो बांग्लादेश का आता है, यहीं से ही जो इसी एरिया में कहीं पे जो है संदेश खाली है। इधर का पूरा जो आपका बंगाल का एरिया है वो संदेश खाली यहीं पे ही कहीं आता है, यहीं पे ही 24 परगना है। इसी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, उसी के ही बीच में कहीं पे संदेश खाली एक स्थान है, वहीं की बात हो रही है, जो कि किससे सटा हुआ है इनका 24 परगना? बांग्लादेश के साथ में। तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस के कोई लीडर थे, उन लीडर के ऊपर जो है पहले ईडी गई। ईडी किसी मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत जो है कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का केस होता है तो ईडी उस चीज़ की जांच करती है। मैंने ईडी के बारे में आपको कई बार बताया हुआ भी है। तो ईडी गई थी छापा वापा डालने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि छापा वापा पड़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ औरतों ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट इस बात का करना शुरू किया कि उनको लगा कि अब जो है वो जो एक तरीके से कहिए बाहुबली नहीं होते किसी एरिया के,
तो वो लीडर एक बाहुबली तरीके से वहाँ पे रहता था, जैसा कि बताया जा रहा है कि, और जो है शोषण करता था वहाँ के जो औरतें हैं, जो लोग हैं, उनके ज़मीन को कब्जा कर लेना। और बहुत ही जो औरतों ने कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बताई हैं जो कि सुन करके भी आपको गूज़बम्स आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके की उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि वो जो वहाँ पे वो लीडर थे तृणमूल कांग्रेस के, वो ऐसा करते थे कि देखते हैं कि आसपास की औरतें कौन सी खूबसूरत औरत है, कौन सी खूबसूरत लड़की है, तो उनको उठा करके ले जाते हैं अपने पार्टी ऑफिस में रखे रहते हैं उस लड़की को। जब तक वो लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक उस लड़की को ले जाके रखे रहते हैं, फिर ला जा करके छोड़ देते हैं। तो और वो इतने बाहुबली हैं कि उनके खिलाफ कोई जो है एक आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। और उस एरिया में थोड़ी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे जो आदमी लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं काम वाम करने के लिए, घर पे पैसे भेजने के लिए, तो मैक्सिमम औरतें वहाँ पे रहती हैं उस एरिया में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर औरतों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि जो है अब इसको पकड़ा जाए, इनको जो है जेल की सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए, जो भी दी जाए। तो इन चीज़ों पर वो लग गए। इसी के साथ में जो है, क्योंकि उनको लगा कि अब ईडी वाले आए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले आए इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, तो इसी में हमारा भी जो है हमारी भी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। पहले उनको डर लगता था, नहीं बोल पाती रही होंगी कि किसी कारणवश कि हम नहीं बोल पाएंगे, या उनको डराया धमकाया जाता रहा होगा कि जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, कुछ ऐसा होता ही है। ऐसा जो बाहुबली होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनका पैसा सर पे चढ़ के नाचने लग जाता है। पता नहीं कैसे करते लोग, मुझे तो समझ नहीं आता दोस्तों। और वहाँ पे फिर वो जो है वो औरतों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ढेर सारी औरतों ने। तो अब इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये जो है एक तरीके से होता ही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है कि इसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, चाहे सीबीआई करे, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूट करे, जो कि एकदम से इम्पार्शियल तरीके से, फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसका पूरी जांच होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये न्यूज़ थी संदेश खाली से रिलेटेड। और वहाँ पे जो है, जो हमारा NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो है उन्होंने क्या कह दिया 338 के तहत, आर्टिकल 338 है हमारा। इसके तहत जो हमारी NCSC होती है, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित आयोग है, उन्होंने इसी के चलते जो है हमारे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 338 के अंतर्गत उनके पास ये शक्ति है कि वहाँ पे कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए वो बोल सकते हैं। तो इस एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर जो है NCSC ने 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी बात वहाँ पे कह दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट रूल लगाना इतना भी आसान नहीं है कि अचानक से फिर प्रेसिडेंट जाए और वहाँ पे रूल लगा दे। और ये आप को बताना है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ये आर्टिकल किसके तहत अगर इन केस लगा, तो बस मैं ये आपसे अज्यूम कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि वो आर्टिकल किसके तहत लगाया जा सकता है। आपका आर्टिकल है 352 जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, 352, 356, 352, 356 और 360, ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा जो कि अगर वहां लगाया जाए उस स्टेट में, उस जगह पे, तो वो कौन सा आर्टिकल इसमें से लागू होगा। ध्यान रखना है और आपको इसका आंसर देना है। तो ये सारी न्यूज़ थी आपकी जो है संदेश खाली से रिलेटेड, कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिस्टर शेख, शाहजहां शेख हैं वहां पे, और उनके ही साथ में एक दो और भी लोग हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही है। वाइल शिबो प्रसाद, हाँ शिबो प्रसाद हाजरा हैं, उत्तम सरदार हैं, ये सारे लोग भी, उत्तम सरदार, शिबो प्रसाद हाजरा और शाहजहां शेख, ये सारे लोगों के खिलाफ जो है सेक्सुअल असॉल्ट के जो है लगाए जा रहे हैं चार्जेस, कि इन्होंने ऐसा जो है किया है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है काफ़ी सख्ते में आ गई है भैया, कि अब जो है एक तो इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, तो फिर तो ऐसे उनका भी काम ख़राब हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन नज़दीक है, इस वजह से जो है अब ये इस तरीके की जो है कियोस किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी पार्टी, तो ऐसा बोला भी जाता है, बोलते भी है लोग, तो अब उस पर क्या करें। लेकिन जो कहानी थी संदेश खाली की, वो मैंने आपको बता दी है। बहुत ही अजीब सी कहानी है दोस्तों, वो ऐसी कहानियाँ ना ही हो, ना ही सुनने को मिले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। उत्तराखंड टू टेबल बिल टू रिकवर डैमेज टू प्रॉपर्टी इन प्रोटेस्ट।
उत्तराखंड ने द पुष्कर सिंह धामी, अब देख रहे हैं आपकी जो है यूसीसी मतलब कि वहाँ पे लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत, डीपीएसपी का पार्ट है, भाग 4 में हमारा डीपीएसपी आर्टिकल यूसीसी लेके आए उत्तराखंड वाला। ये छोड़िए, और यहाँ पे दूसरा वो उन्होंने क्या बिल टेबल किया हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ द असेंबली दैट बिगिंस ऑन मंडे। उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल लेकर के आए हैं वो। इससे क्या होगा कि जो भी अभी हल्द्वानी में जो घटना हुई थी, हल्द्वानी में मदरसा और कुछ मस्जिद को वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया था, गिरा दिया था वहाँ पे, इसके चलते हुए कि ये इंक्रोच्ड किया गया है, इसका जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, इस पे इलीगली जो है ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो वहाँ से उनको हटाया गया हल्द्वानी में। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैश हो गया था, तो कम से कम 5 लोग मारे भी गए थे, उनकी जान चली गई थी क्लैशेज में, और जो है 100 लोग घायल भी हो गए थे, 150 लोग, 100-200 लोग। तो यहाँ पे बात तो उसके ही चलते ये लेकर के ये बिल आए हैं कि अब जो है जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है, जिन लोगों ने कियोस क्रिएट किया, रिबेलियन किया, राइट किया है वहाँ पे, तो वो लोगों से ही जो है इस जो डैमेज हुआ है उसका पैसा वसूला जाएगा, उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। और ये चीज़ जो है इसके पहले भी आया हुआ है, आपने सुना होगा, आपको कुछ कुछ सुना हुआ सा लग रहा होगा ये बिल, अगर आपने पहले भी ध्यान दिया होगा तो ऐसा बिल कहीं और पे भी आया हुआ था कि जो अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है, जो लोग डैमेज पहुंचाएंगे, जितना डैमेज पहुंचाएंगे उन्हीं लोगों से उसका वसूल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी भी पहल आप कह सकते हैं कि जो है लोगों को रोकने के लिए कि हाँ वो किसी चीज़ को डैमेज ना करें। तो ये कहाँ पे इसके पहले भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहले भी ये लेकर के आई हुई है कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डैमेज करता है तो उसको जो है यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। क्या पनिशमेंट दी जाएगी कि वो जो है उसकी भरपाई करे जिन्होंने उसको जो है किया हुआ है। तो चलिए आगे चल लेते हैं, वो उतनी न्यूज़ थी। डिस्कवरी ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना शोज स्प्रेड ऑफ चालुक्य रीजन। चालुक्य आप देखेंगे 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने काम किया था। आप 3 चालुक्यास के बारे में देखेंगे, वादामी के चालुक्य हो गए, एक वेंगी के चालुक्य हो गए, और एक और कल्याणी के चालुक्य हो गए। तो इनको क्या कहता था, वादामी के चालुक्य एंड ईस्टर्न चालुक्य एंड वेस्टर्न चालुक्य। जो वेंगी के चालुक्य थे ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में रहते थे, और जो वेस्टर्न चालुक्यास थे जिनको कल्याणी के चालुक्य बोला जाता है ये महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरियाज में रहते थे। तो ये 3 तरीके के चालुक्य बताए जाते थे। अभी क्या बात कही जा रही, बात ये कही जा रही है कि डिस्कवरी ऑफ द टेम्पल्स इन तेलंगाना शोज स्प्रेड ऑफ चालुक्य रेन। इन्होंने बताया कि जितना अभी तक हम जानते थे, जितना एरिया की जो है चालुक्याज ने जो है जहाँ पे शासन किया था, उससे भी 500 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक ऐसा टेम्पल मिला है जहाँ पे ये दिखाता है कि चालुक्याज का जो है शासन यहाँ तक मौजूद था। हमारे ऐतिहासिक जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से अभी तक हमें जितना पता चला था, अब उससे जो है एक नई खोज हो गई है। ये नई खोज क्या हुई है कि ये तेलंगाना का एरिया है, कोई गाँव है जहाँ पे ये मंदिर मिला हुआ है, और वहाँ पे दिखाता है कि ये चालुक्यास जो थे यहाँ तक उनका शासन था। द डिस्टेंस बिटवीन मुदीमाणिक्यम, कहाँ पे है, मुदीमाणिक्यम ही है ये जगह, गांव का नाम है, इन तेलंगाना एंड बादामी इन कर्नाटका। बादामी के चालुक्य कहाँ पे रहते थे प्रॉपर, वो कर्नाटका का रीजन था उनका, और वहां से ये जो तेलंगाना का गांव है मुदीमाणिक्यम जहाँ पे मंदिर मिला है लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है। बट अ रिसेंट डिस्कवरी शोज दैट द विलेज ऑफ मुदीमाणिक्यम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा, किसके बैंक पे है और ये मुदीमाणिक्यम गांव, कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर पे है। बैंक्स ऑफ कृष्णा वाज पार्ट ऑफ द किंगडम रूल्ड बाय बादामी चालुक्य। और इस जो है पूरे एरिया को फिर जो है बादामी चालुक्याज ने, बादामी के जो चालुक्य थे उन्होंने रूल किया था, वहां पे शासन किया था। एंड यहीं पे ही मंदिर मिला है, कहाँ पे है, मुदीमाणिक्यम गांव है तेलंगाना का, जो कि कृष्णा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, यहीं पे मंदिर मिला है। इससे बात पता चल रही है कि जो बादामी के चालुक्य थे कर्नाटका में रहते थे, उनका शासन वहां से कितनी दूर, तेलंगाना में जब लगभग वहां से 500 किलोमीटर की दूरी की बात कही जा रही है, वहां तक उनका शासन था। फिर पार्ट ऑफ द किंगडम रूल्ड बाय बादामी एंड लॉन्ग आफ्टर द डिसमिस ऑफ द किंगडम दैट रूल्ड द
and long after the demise of the kingdom that ruled the present day Karnataka and Andhra Pradesh। कहाँ कहाँ पे इन्होंने किया था? आज के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, आज के टाइम पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया, वहाँ पे इन्होंने शासन किया था। आंध्र द एरिया कंटिन्यू टू हैव अ थ्राइविंग कम्युनिटी दैट प्रे टू, ये पूरा एरिया ऐसी कम्युनिटी का जहाँ पे विष्णु और शिव जी की, मतलब ये जो बादामी के चालुक्य थे ये क्या थे? ये हिंदू थे, मतलब हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, शिव और जो है विष्णु जी की पूजा करते थे ये लोग। लेकिन और वहां पे और एक भी बात कही गई, वाइल द जोगुलांबा टेम्पल्स एट आलमपुर एंड द सबमर्ज, कोई डूब गया होगा कोई टेम्पल कहीं पे रहा होगा उस वेस्टर्न घाट पे, येलेश्वरम साइट्स वेयर द फर्देस्ट रीच ऑफ चालुक्यास बादामी किंगडम, दिस न्यू इंफॉर्मेशन एक्सपैंड द हिस्टोरिकल एक्सटेंट ऑफ द रीम। यहाँ पे यही बात करें, जो जोगुलांबा टेम्पल था आलमपुर का, और द सबमर्ज येलेश्वरम साइट, येलेश्वरम कोई साइट है जो पानी के अंदर, अभी समंदर के अंदर डूब गई है, वो वाला एरिया इनका सबसे दूर का एरिया माना जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे उससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन इनका पता चला है कि अब तेलंगाना के जो है मुदी माणिक्यम जो है गांव तक जो है, वहां तक जो है जो टेम्पल मिला है उसके हिसाब से उनका रेन था, उनका शासन था। और यही वो फोटो है वो टेम्पल की, वो एरिया की, जहाँ पे ये है। ये यार है तो काफ़ी खूबसूरत एरिया, मुझे तो लगता है जाना चाहिए एक बारी। साउथ का एरिया है तो सुंदर, पूरा जो है वहाँ पे आपको बीचेस देखने को मिल जाएंगे, इतनी हरियाली देखने को मिल जाएगी। वेस्टर्न घाट का पूरा एरिया देख लीजिए, कितना ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से भरा एरिया होगा। जाना है मुझे भी, आप लोग भी कोशिश करिएगा। इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया में तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की जितनी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो आपको इंडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। और आप वहाँ पे पहुँच के ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ, हम जो है दुनिया की इस कंट्री में आ चुके हैं। आप इंडिया में ही रह के ऐसी ऐसी जगहों को डिस्कवर करके जा सकते हैं जहाँ पे आपको फील हो कि हाँ, हम ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत है हमारा देश यार, लेकिन अभी तक मैं भी सही से देख नहीं पाई हूँ। देखेंगे हम भी, आप भी देखिएगा, होप करती हूँ। चालुक्य बादामी किंगडम, वी डिस्कवर 2 टेम्पल्स ऑन द रिवर बैंक, दो मंदिर को इन्होंने डिस्कवर किया है ये कृष्णा रिवर के बैंक पे, विद इन द विलेज, उसी गांव के अंदर में। वी ऑल्सो डिस्कवर्ड एन इंस्क्रिप्शन दैट इज डेटेड टू, इंस्क्रिप्शन मिला है एक, मतलब एक पत्र मिला है, एक लेख मिला हुआ है जिसपे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कूटा हुआ है, डेटेड टू द रूलर्स ऑफ बादामी चालुक्य, बादामी चालुक्य से ही संबंधित इसको दिखा रहा है। वो जो इंस्क्रिप्शन है कुछ कूट में लिखा, मतलब कुछ जो है उकेर करके लिखा गया होगा कहीं पे, तो वो क्या दिखा रहा है कि रूलर्स बादामी चालुक्य के रूलर को दिखा रहा है, रूल्ड बिटवीन कब से कब, ये 543 से लेकर के 750 के बीच में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 30 से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है चालुक्यास का शासन था। लेकिन उसमें भी जो बादामी के चालुक्य हैं उनका शासन कब से कब तक रहा था? 547 से लेकर के 750 के आसपास तक जो है बादामी के चालुक्यास का रहा था। जो पुलकेशिन फर्स्ट थे वो बादामी चालुक्यास के जो पहले एक तरीके के आप मान लीजिए कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने जो है पूरे बादामी शासन की नींव रखी, एक तरीके की कह दीजिए, और सारी चीज़ों को मैनेज किया था उन्होंने। ये पहले कदम के जागीरदार हुआ करते थे, बाद में जागीरदारी से जब ये वहाँ पे होता ही था कि कोई भी राज्य जब कमज़ोर पड़ने लग जाए तो उसके जागीरदार या फिर उसके अंडर में काम करने वाले लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे, फिर खुद के राज्य की स्थापना करने लग जाते थे। तो वैसे ही जो बादामी के चालुक्य थे वो उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और वहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। और फिर बाद में उसके बाद उनके कीर्तिवर्मन उनके बेटे थे, पुलिकेशिन फर्स्ट के बेटे कीर्तिवर्मन थे, जिन्होंने भी काफ़ी कुछ काम करवाया, कल्चरल उसके लिए भी वो जाने जाते हैं, मंदिर का भी काफ़ी निर्माण करवाया। और आप जानते हैं कि जो इन चालुक्यास का सबसे फेमस राजा था वो कौन से थे? पुलिकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट के आप देखेंगे पहले, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय सेकंड के बारे में आप जानते हैं, जिनकी लड़ाई हुई थी किसके साथ में? हर्षवर्धना के साथ में जो है इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें पुलकेशिन जीत गए थे। ये 617 के आसपास जो है लड़ाई हुई थी, 617 या 19 के आसपास में लड़ाई हुई थी पुलकेशिन और हर्षवर्धना की। तो ये पुलकेशिन सेकंड जो है इनके सबसे जो है माने जाने किंग थे बादामी चालुक्यास के। ठीक है, चालुक्यास के सबसे बड़े किंग थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि ये क्या थे, ये जो थे जो बादामी के चालुक्य थे, ये क्या थे? कॉस्मोपॉलिटन, डेक्कन कॉस्मोपॉलिटन। द टेम्पल शोज डेक्कन कॉस्मोपॉलिटन। डेक्कन मतलब कि दक्षिणी, आप मान लीजिए दक्षिण का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म मतलब कि बहुधर्म को मानना, एक तरीके से उनको जो है उनका सम्मान करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके मंदिरों में क्या है,
वेयर देर इज स्पेस फॉर मोर देन टू रिलीजन्स ही एक्सप्लेन्स। जो टेम्पल मिले हैं उसमें आपको दो रिलीजन से ज़्यादा जो है स्थान मिल जाएगा, कि ये हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ में इन्होंने जैन और बुद्ध मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी, एक तरीके से कहिए इनके यहाँ फले फूले थे जैन और बुद्धिज्म भी। तो इसको ही हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म मान सकते हैं, कि एक मंदिर में जो है हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ में जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी वहाँ पे फ्लरिश होने का मौका मिला, वहाँ पे वो जो है रहे। तो इसी को हम डेक्कन कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। सेज एम एस श्रीनिवासन एंड आर्कियोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन द कृष्णा रिवर बेसिन विद अशोक कुमार, ये चीजें हैं वो तो उनकी अलग है। द टेम्पल शोज डेक्कन कॉस्मोलॉजी वेयर देयर इज ए स्पेस फॉर मोर देन टू रिलीजन्स ही एक्सप्लेन्स अलॉन्ग विद ब्राह्मणिकल रिलीजन देयर वाज ए स्पेस फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिस्टर श्रीनिवासन सेड। तो ये चीज़ें हैं चालुक्य और बादामी, जो मैंने आपको बताया कि ये आप देख लीजिए, ये नीचे वाला एरिया देखिए, मुझे ये नीचे वाला ही एरिया बनाना आता है, वो भी मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ, हम सो सॉरी उसके लिए। फिर मैं कोशिश करती हूँ फिर से कि मैं अच्छा बना पाऊँ, आप लोग अच्छा मैप बना लेते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये जो नीचे वाला एरिया है यहीं पे, तो ये जो आंध्रा वाला इधर का एरिया है आप देखेंगे, तो इसी वाले एरिया में कहीं पे वेंगी हुआ करते थे, वेंगी के चालुक्य, हम जिसको जो है ईस्टर्न चालुक्यास के नाम से भी बोलते हैं, ईस्टर्न चालुक्यास, जो पूर्वी के चालुक्य थे। और इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका का जो एरिया है, पूरा कर्नाटका, तो यहीं पे ही जो है वेस्टर्न चालुक्यास रहते थे, जिनको हम क्या कह सकते हैं, आपकी एक कल्याणी के चालुक्य जिनको हम बोलते थे, वेंगी, कल्याणी और वातापी, इन तीनों ही तीन चालुक्यास जो है थे, अलग अलग टाइम पे इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। इनका टाइम पीरियड आपने देख लिया, और इन्होंने कल्चरल जो है सांस्कृतिक चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ करवाया। बादामी के जो चालुक्य थे, इनकी नेवल आर्मी भी थी, इनकी खुद की घुड़सवार थे, पैदल सेना थी, नेवल आर्मी थी, मतलब कि नौसेना भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो ये सैनिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम थे, और एक तरीके से कहिए ये चालुक्यास का भी काल वहाँ पे साउथ में आप देखेंगे तो, और इनका साउथ में एकदम लास्ट के साउथ से देख करके आप मध्य के एरियाज तक में इनका जो है शासन देख सकते हैं। और इनके यहाँ पे जो टेम्पल वगैरह बने, वो बेसर शैली के टेम्पल, जो सबसे अच्छे बेसर शैली के टेम्पल माने जाते हैं, वो बनाए गए थे बादामी चालुक्यास के टाइम पे जो है। बेसर शैली आप जानते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। जो नागर शैली है वो उत्तरी भारत की शैली हो गई, द्रविड़ शैली आपको दक्षिणी भारत की शैली हो गई। तो बेसर शैली क्या है, नागर और द्रविड़ शैली के बीच का कॉम्बिनेशन है, कि वो बीच वाले एरियाज में चलती थी। कृष्णा नदी से लेकर के लास्ट के दक्षिण कन्याकुमारी तक आप मान लीजिए आपका द्रविड़ चल गया, और इधर विंध्यास से लेकर के हिमालय तक जो है आपका नागर शैली चल गया। तो विंध्यास और कृष्णा के नदी के बीच में जो एरियाज था, तो वहां पे आपका चलता था बेसर शैली के जो टेम्पल्स वगैरह बनते थे, वो सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, है तो छोटा सा ही, लेकिन इनसे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया विल ऐड बाय 2023, 2023 हम तक जो है, हम 2032 तक हमने कितना सोचा है, मतलब अब जो है 7-8 सालों में, कि हम कितने और रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगा देंगे। जो न्यूक्लियर आप देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी जारी करी थी कि वो $26 बिलियन का लगभग निवेश करवाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहे हैं, वो कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वगैरह में अलाउ कर रहे हैं। पहले ये 100% गवर्नमेंट के ही अंडर में था न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का काम, जिसको पूरे तरीके से कौन देखती थी, NPCIL, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, यही सारा इसका देख रेख का काम करती थी, जो भी ये प्लांट वगैरह, रिएक्टर वगैरह लगते थे पावर के। तो जो न्यूक्लियर पावर है, ये जो है एकदम से जीरो कार्बन का जो है पावर मिलता है इसमें, मतलब इसमें से कार्बन जीरो कार्बन एमिशन होता है, तो इससे क्लीन एनर्जी मिलने की हमें पूरी संभावना है। और इंडिया का जो कार्बन सिंक है वो बनाने का, और क्लीन एनर्जी, जीरो कार्बन की तरफ जाने का हमारा जो उद्देश्य है, वो इससे पूरा हो पाएगा। तो हमने बात क्या कही है, हम 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स विल हैव अ क्युमुलेटिव कैपेसिटी टू जनरेट 13,800 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, और हम 18 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं 2032 तक, जिसमें 13,800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की संभावना है। टेकिंग द टोटल शेयर ऑफ एटॉमिक पावर इन द एनर्जी मिक्स टू 22,480 हो जाएगी, अभी जितनी चल रही है, और ये दोनों मिला करके कितनी हो जाएगी हमारे पास, 22,480 मेगावाट हो जाएगा बाई 2031-32 तक के आसपास में हमारी जो है एनर्जी। और अभी भी हमारे पावर सेक्टर में कितना है, 2% से भी कम, 2% से भी कम योगदान है अभी न्यूक्लियर पावर का,
ठीक है, न्यूक्लियर पावर का। और ये बहुत ही क्लीन एनर्जी से जो है मिलती है, लेकिन अभी भी 2% का से कम, क्योंकि हमारे पास इसको प्रोसेसिंग वगैरह करने का उतना ज़्यादा सही सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से बाकी चीज़ें तो अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाला जो पार्ट है वो हमारे यहाँ उतना मजबूत नहीं है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसको जो है कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही क्लीन एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, और अच्छी वो है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको मैप दे रखा है, डाउन टू अर्थ का ही मैप है ये। सिस्मिक जोन दिया है, सिस्मिक जोन के साथ साथ में ये जो है रिएक्टर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से। सबसे जो है हमारा पहला वाला कौन सा दोस्तों, वो था तारापुर का, तारापुर का था, ठीक है, तारापुर वाला जो पहला था। और सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 जो ये है पिंक वाले एरियाज है, तो ये सिस्मिक जोन के 5वें नंबर सिस्मिक जोन में आते हैं, और ये ग्रीन वाले 4थे नंबर पे आते हैं, येलो वाले 3 नंबर के सिस्मिक जोन है, और ये ब्लू वाले 2 नंबर के। 1 नंबर का कोई सिस्मिक जोन नहीं होता, तो ये 2 नंबर से स्टार्ट हो, 2, 3, 4, 5, ये 4 तरीके के सिस्मिक जोन होते हैं जहां पे जो है, और उन्हीं में ही हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है हमारे ये लगे हुए हैं। आप देखिए सिस्मिक जोन 4 में आता है हमारा कौन सा एरिया, दिल्ली वाला एरिया भी यहीं आता है सिस्मिक जोन 4 में। तो मतलब जो जितना ही कितने 2, 3, 4, 5, तो जो 5 वाला एरिया सबसे ज़्यादा सीवियर होगा, उससे कम 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 सीवियर होता चला जाएगा। तो जो 5 वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर एरिया है। ये देखिए ये वाला एरिया होगा, ये हो गया, ये हो गया, जहाँ पे भूकंप आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। और ये वाला एरिया हो गया, ये देखिए गुजरात का ये कच्छ वाला एरिया आप देख लीजिए। ये है मध्य प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। देखिए अब हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हरिपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ये देखिए हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, और ये कौन से सिस्मिक जोन में पड़ता है, ये पड़ता है जोन 4 में, ग्रीन वाला एरिया जोन 4 में पड़ता है सिस्मिक जोन के। और एक है आपका नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, वो क्या है, ये है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है एक। और हरियाणा वाला है, ये रहा आपका हरियाणा वाला, और ये किस सिस्मिक जोन में है, सिस्मिक जोन 3 में पड़ता है ये हरियाणा वाला। और ये आपका रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में है, रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान। तो ये मैच करने का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कौन से स्टेट में है। तो रा से राजस्थान, रा से रावत भाटा। और काकरापाड़ा, काकरापाड़ा कहाँ पे है, काकरापाड़ा, खाखरापाड़ा, खाखरा वगैरह चलता है वहाँ पे, कहाँ गुजरात में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, तो आप काकरापाड़ा और खाखरापाड़ा ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गुजरात में। और सिस्मिक जोन किस में आता है, 3 में आता है, सिस्मिक जोन 3 में। नरोरा वाला किस में आता है, ये 4 में आता है, 4 में। और अगला है आपका, ये मध्य प्रदेश में भी एक है। अगला आपका तारापुर का है, महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला आपका है मीठी, मीठी वर्दी, मीठी वर्दी गुजरात में ही है। गुजरात में कितने देखे आपने, ये एक यहाँ पे एक और है, ये काकरापारा वाला, वहीं से ये इधर एकदम कॉर्नर के एरियाज पे है, समंदर के पास में, वो है आपका मीठी वर्दी, मीठी वर्दी। अगला आपका जैतापुर है, जैतापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ये है 3rd जोन में आता है, सिस्मिक जोन 4th में, 4th में, ग्रीन वाला 4th का एरिया है। और कैगा कहाँ पे है, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका, कैगा कहाँ पे है, कर्नाटका में है दोस्तों। और कहाँ पे है, कोवाडा, कोवाडा आंध्र प्रदेश में है। कोवाडा आपका कहाँ पे है, ये देखिए ये ईस्टर्न घाट पे है आंध्र प्रदेश में। ये कैगा कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट पे कर्नाटका में। और यही वेस्टर्न ही घाट पे आपका तारापुर देखने को मिल रहा है, और वेस्टर्न घाट पे ही आपका जो है जैतपुर महाराष्ट्र वाला भी देखने को मिल रहा है। तो तारापुर और जैतपुर दोनों ही महाराष्ट्र में है। मीठी वर्दी और काकरापारा आपका दोनों ही गुजरात में है। रावत भाटा आपका, रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान में है वो। नरोरा कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश का है। और हरिपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के एरिया में है, ठीक है। और कोवाडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और कलपक्कम तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ये। दूसरा आपका कुडनकुलम, बहुत ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये देखिए ये आप कह लीजिए कि कन्याकुमारी साइड का एरिया है ये पूरा। कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक। यहाँ पे ये ही दिखा है, प्रपोज प्रोजेक्ट, अंडर ऑपरेशन और ऑन गोइंग
प्रोजेक्ट, जो ये ब्लू वाला एरियाज है इनमें जो है अंडर गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। मध्य प्रदेश वाला अभी आप देखेंगे अंडर ऑपरेशन में है, मतलब कि चल रहा है। प्रोपोज्ड वाला ये ब्लू वाला एरिया आप देखेंगे ये प्रोपोज में है और यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी प्रपोज भी किया गया है। यहाँ पे एक और का प्रपोजल भी है और एक जो है चल भी रहा है, ठीक है। प्रपोज प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी एक प्रोपोज प्रोजेक्ट है, एक अंडर ऑपरेशन में यहाँ पे है। तो ये कुछ प्रपोज्ड है और कुछ कुछ जो है अंडर ऑपरेशन में है। तो आप यहाँ पे ये देखिए इस जोन को भी देख लीजिए, कौन सा लीस्ट प्रोन से जो है मोस्ट प्रोन होता है। लीस्ट प्रोन जोन नंबर 2 होता है, सिस्मिक जोन, जहाँ पे भूकंप आने की कम संभावना होती है, वो जोन 2 में आएगा। उससे थोड़ा जब बढ़ेंगे तो 3 में आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है, कहाँ पे प्रपोज किया गया है, बन रहा है। और दूसरा अंडर ऑपरेशन है, जो चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। अंडर ऑपरेशन मतलब कि उसको चलाने की प्रक्रिया में है और ये जो है पहले से ही चल रहे हैं कुछ कुछ जो एरियाज हैं। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैप एक तरीके से कह लीजिए। अगला क्या है, वाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड। सरोगेसी रूल्स को मॉडिफाइड क्यों किया गया? बात क्या है, वाई वॉज द सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 चैलेंज्ड, व्हाट डज द न्यू अमेंडमेंट स्टिपुलेट, वाई वर द मॉडिफिकेशन डीम्ड नेसेसरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, कैन सिंगल अनमैरिड वुमेन ऑल्सो अवेल ऑफ द सेम रिलीफ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सरोगेसी रूल में चेंज किया गया है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे इस आर्टिकल में न्यूज़ बताई गई है। कहाँ पे क्या चेंज किया गया है, किसको फ़ायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो बात क्या कही गई है दोस्तों, जो हमारा सरोगेसी वाला, आप जानते हैं कि सरोगेसी को पहले आप सरोगेसी का मतलब समझ लीजिए कि एक किराए की कोख। आप तैयारी में होंगे तो ये सारे शब्द से अवेयर तो होंगे, ये आप सुनते ही रहते होंगे कंटिन्यूअसली न्यूज़ में, लेकिन मैं तब भी आपको कुछ छोटे टर्म्स होते हैं जो कभी समझ में नहीं आते, तो मैं एक बार एक शब्द बोल देती हूँ जिससे आपकी जो है आगे की समझ थोड़ा ये ना हो कि आप एक ही जगह पे हैम्पर हो गया, एक ही जगह पे अटक गया। तो सरोगेसी मतलब होता है किराए की कोख, मतलब आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो उसने किसी और महिला की जो है कोख को किराए पे ले लिया, अपने जो है हस्बैंड वाइफ के स्पर्म और ओवा को वहां पे जो है प्लांट करवा दिया उसकी कोख में, और वहां पे बच्चा पला बढ़ा, फिर वो बच्चे को आपने ले लिया, आपने उस महिला की कुछ केयर करी, देखभाल करी, उसको पैसे दिया, ये सारी चीजें करी। तो ये सारी चीजें थी। पहले क्या था कि ये जो किराए की कोख वाला मैटर था, ये काफी ज्यादा एक तरीके से बिजनेस बना लिया था लोगों ने। ऊपर से इसका बहुत गंदा यूज होने लगा था, गंदा यूज इन द सेंस कि किराए की कोख लेकर के बच्चों को पैदा करवा लिया और ऊपर से उनको जो है प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में लगवा दिया। मतलब कि बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। तो इस तरीके की भी चीजें देखने को मिली थी। तो 2022 में सरकार फिर हमारी सरोगेसी रूल लेकर के आई उसको रेगुलेट करने के लिए, और वहां पे पैसे के लिए फिर जो सरोगेट मदर्स थी वो काफी बहुत सी ऐसी मदर जो बहुत ही गरीब तबके से आती थी, तो वो एक तरीके से उन्होंने इसको अपना पैसे का जरिया बना लिया। और कुछ औरतों का नहीं भी मन था तो उनके घर वाले, उनके हस्बैंड या कोई हो गए, उनके घर में ही उनको प्रेशराइज करने लगे कि नहीं नहीं करो तुम, नहीं करो तुम, क्योंकि इससे उनके घर में पैसे आ जाते थे ठीक ठाक मात्रा में। तो और बाहर के विदेशी लोग भी आकर के जो है हमारा इंडिया का जो है सरोगेसी वाला जो ये व्यापार था एक तरीके का, ये बहुत ज़्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी, वहाँ से भी लोग आकर के जो है इंडिया में। और दिक्कत क्या हो जाती थी कि कभी कभी होता था कि आपने प्लान तो करवा दिए या किसी जो है अदर महिला के पेट में अपने जो है भ्रूण को, बाद में क्या हुआ, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी हैं, आप में ही लड़ाई हो गई, आपका तलाक हो गया, आप अलग हो गए, बाद में आपने लेने से मना कर दिया बच्चे को, तो अब वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, वो तो एक तरीके से अनाथ हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है निकल के आने लग गई थी। तो इन्होंने कहा कि अब जो है जो 2022 का रूल लेकर के आए थे सरोगेसी का गवर्नमेंट, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि अब हम जो है इन चीज़ों को रेगुलेट करेंगे और अब जो है कोई ऐसा व्यापार के लिए मतलब कि कॉमर्शियल लेवल पे जो है सरोगेसी नहीं की जाएगी, और सरोगेसी किसी अदर महिला से भी नहीं करवाई जाएगी। जो आपके नोन में होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे जो ये करने के लिए तैयार होंगे, आपके पूरे दूर के जो है किसी भी रिश्तेदारी में होंगे, वो करने के लिए तैयार होंगे, वही करेंगे। और ऊपर से जो है वो एक परोपकारी तरीके का अल्ट्रुइस्टिक पर्पस से जो है वो कि हाँ उन्हें देखा कि आप जो है ये करने लायक नहीं है, तो वो जो है इसको करने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है मैं कर देती हूँ, आप लोग परेशान हैं, आप लोगों को कोई मिल नहीं रहा है, आपको बच्चा नहीं है, तो कोई जो है एक तरीके से दया भाव दिखा करके परोपकारी रूप से वो तैयार हो गया कि हाँ हम जो है आपको किराए की कोख देने के लिए तैयार है, वो कि आपका जो है रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात वहां पे कही गई थी जिससे कि इसके, और वहां पे अल्ट्रुइस्टिक पर्पस मतलब कि आप उसको जो है पैसे दे करके नहीं खरीद रहे हैं, वो अगर चाहे तो वो ये चीज़ करवा दे। और इसमें एक रूल और 2023 में क्या अमेंड करके गवर्नमेंट बीच में अमेंडमेंट कर दिया था, उन्होंने अमेंड क्या कर दिया था 2023 में, अमेंड किया था ऑन March 14, 2023 फ्रॉम 2
फॉर्म 2 है इसका। फॉर्म 2 क्या है? कंसेंट ऑफ सरोगेट मदर एंड अग्रीमेंट फॉर सरोगेसी। फॉर्म 2 क्या है? ये है फॉर्म 2 है कंसेंट ऑफ, जो सरोगेट मदर है उसकी कंसेंट, उसकी सहमति, और जो है अग्रीमेंट है सरोगेसी का, अग्रीमेंट आता है फॉर्म 2 कहा जाता है उसको, फॉर्म 2। फॉर्म 2 सरोगेसी में है। इसमें जो है सरोगेसी, सरोगेट मदर की जो है सहमति ली जाती है और उसके साथ में सरोगेसी का अग्रीमेंट करवाया जाता है। फॉर्म 2 इसको किसके साथ में पढ़ा जाता है? रूल 7 के साथ में। रूल 7 के साथ में एक रूल है इसी में, रूल क्या है वो? 7 was amended out to agreement for of surrogacy and read with rule 7 was amended to stipulate that donor eggs could not be used for gestational surrogacy of an intending couple। अब यहाँ पे जो फॉर्म 2 और ये फॉर्म 2 और रूल नंबर 7 के साथ में पढ़ा जाता है, इसके साथ में उन्होंने करके ये रूल बना दिया 2023 में हमारी सरकार ने, कि जो अगर कोई सरोगेसी करवाना चाहता है, उसमें से जो भी कपल है, जो भी पति पत्नी है, वो सरोगेसी करवाना चाहते हैं, किराए की कोख लेना चाहते हैं, तो जो डोनर होना चाहिए वो पति पत्नी ही होने चाहिए। कोई अदर पार्टी आकर के वहाँ पे डोनेट नहीं कर सकते अपने जो है स्पर्म या ओवा को, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आके डोनेट नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए आप पति पत्नी हैं, आप चाहते हैं कि आपको बच्चा लेना है, आपके पास कोई समस्या है, डॉक्टर से आप सर्टिफाइड हैं कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है, तभी ये चीज़ आप करवा सकते हैं, ये भी बात है। दूसरी बात, आप और पति और पत्नी दोनों को ही अपना, सिर्फ 2 ही लोग वो जो है स्पर्म और ओवा, अपना अंडाणु और शुक्राणु डोनेट करवा सकते हैं, उस महिला के कोख में जो है प्लांट करवा सकते हैं। अगर किसी महिला को, इसमें क्या हुआ कि किसी महिला को कोई दिक्कत हो गई, कोई उसको जो है मेडिकल ऐसी कंडीशन हो गई, या पति को की कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई कि वो जो है एग को ओव्यूलेट नहीं कर पा रही है महिला, या फिर जो है स्पर्म नहीं सही से बन पा रहा है किसी जो है व्यक्ति पुरुष के अंदर में, तो फिर जो है वो माता पिता नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को लेकर के बाद में जो ये वाला रूल बनाया गया था, तो इसी चीज़ को लेकर के कुछ एक औरत थी, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मेडिकली सर्टिफाइड थी वो, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो है राइट टू पेरेंटिंग का, हमारा जो है माँ बाप बनने का जो अधिकार है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट हमारी छीन रही है इससे। तो उन्होंने कहा कि इस पे आप कुछ करिए, और फिर उस केस में जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उन महिला को अलाउ कर दिया था कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से आप जो है अपना डोनर उसको बना सकती हैं, किसी अदर पर्सन को जो है आप डोनर बना करके जो है अपना इम्प्लांट करवा सकती है। लेकिन आपने किसी तीसरे व्यक्ति को भी बुलाया है डोनेट करने के लिए, तो भी आप दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा होना ही चाहिए जो अपना जो है स्पर्म या ओवा डोनेट करे उसके साथ में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी ये बात आ रही है कि अगर दोनों ही व्यक्ति इनफर्टाइल हैं, पति पत्नी दोनों ही ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो वो फिर माँ बाप नहीं बन सकते, ये बात है। और तो इसी को लेकर के फिर एक महिला जो पहुंची थी, जिनको एक बीमारी थी, वो बीमारी कुछ थी, क्या थी वो बीमारी, वो देखेंगे हम। लास्ट ईयर द 2023 अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेयर, ये यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी ये क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेयर रोकी तैंस्की कस्टर ह्यूजर, पता नहीं क्या है दोस्तों, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो गई है। MRKH, एक सेकंड मैं अपने न्यूज़पेपर में ही देख लेती हूँ क्या नाम है पूरा इनका। हाँ, मेयर रोकी तैंस्की कसर ह्यूसर, ये एक जो है सिंड्रोम है, MRKH। ये क्या है? मायर जो भी है, ये मायर, आगे क्या है इसके? रोकी तैंस्की ROKITAN तैंस्की, इसके आगे क्या है? मेयर रोकी तैंस्की कसर KUSTER कसर, एंड इसके आगे है HAUSER, ये है, यही उनको मतलब सिंड्रोम था, ये सिंड्रोम है एक, इसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो है बार बार सरोगेसी वाला रूल चेंज हुआ है, फिर से न्यूज़ में है। तो एक महिला जो गई थी जिनको ये सिंड्रोम था, और इस सिंड्रोम में क्या होता है कि वो एग जो है प्रोड्यूस ही नहीं होता है, उस महिला के अंदर में एग ही नहीं बन पाता है, या तो उसके जो है क्या कहते हैं, अब जो
एग का इवोल्यूशन जहाँ पे होता है, एग का ओव्यूल्यूशन जहाँ पे होता है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बन पा रही होती हैं, या तो उसकी जो जहाँ पे बच्चा होता है, बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ में कोई डैमेज हो गया, तो इस वजह से ये सिंड्रोम से जो है यही होता है कि कहीं पे उसका डैमेज हो गया कुछ, तो उससे जो है मेडिकल बोर्ड रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस हर एग्स ड्यू टू एब्सेंट ओवरीज और यूटेरस। इसमें क्या होता है इस सिंड्रोम में, मेयर रोकटैंस्की कसर यूजर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, किसमें या तो ओवरी नहीं होती है या तो यूटेरस नहीं होता है, जब दोनों में से दोनों ही चीज़ें जरूरी होती है एग को ओव्यूलेट करने के लिए। जब एग बनता है, अंडाणु बनता है किसी महिला में, तो ओवरी और यूटेरस दोनों ही जरूरी होती हैं, लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है, यूटेरस या ओवरी दोनों में से कोई एक चीज़ एब्सेंट है, कोई एक चीज़ है ही नहीं, तो फिर वो एग बन ही नहीं पाएगा। जब एग बन ही नहीं पाएगा तो कितना भी कोई चाह ले कि उसको माँ बनना है, तो वो माँ नहीं बन सकती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि इससे मेरा राइट टू पेरेंटिंग का जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है इस रूल के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हालांकि अलाउ कर दिया था उस टाइम पे कि ठीक है आप ऐसा करवा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को डोनर बना लीजिए। तो इसको देखते हुए बहुत ढेर सारी औरतें ऐसी आ गई और आदमी भी आ गए जिनको ऐसी ऐसी कुछ कुछ समस्याएं थी कि जो है आप इस कुछ रूल को चेंज करवाइए, क्योंकि हम लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के और हम जो है माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है, गवर्नमेंट ने जब कहा था, गवर्नमेंट ने जो ये रूल बनाया था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो होता है जिला के स्तर पे, वो सर्टिफाई करता है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आप सरोगेसी करवाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जिससे कि आप जो है उसको देख करके फिर आप सरोगेसी करवा सकते हैं। वो आपको सर्टिफाइड कर दे कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, आप जो है सरोगेसी करवा सकते हैं, तो फिर आप जो है सरोगेट मदर को जो है, मदर का जो है वो ले सकते हैं, सुविधा ले सकते थे आप, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बात क्या कही कि प्रोड्यूस हर एग्स ड्यू टू एब्सेंट ओवरीज और यूटेरस, द पिटिशन contended that the amendment violated a woman's right to parenthood। उन्होंने क्या कहा, राइट टू पेरेंटहुड का वायलेशन हो रहा है हमारे। और एंड 4 ऑफ द सरोगेसी एक्ट 2021 जो एक्ट आया था, सरोगेसी एक्ट का एक्ट आया था, एंड कॉन्ट्राडिक्टेड सेक्शन, उससे कंट्राडिक्ट करता, उसमें एक सेक्शन है 2R, सरोगेसी एक्ट जो 2021 का है, उसमें एक सेक्शन है 2R एंड 4 ऑफ द सरोगेसी एक्ट 2021 which recognize the situation when the medical condition would require a couple to opt for gestational surrogacy to become parents। इन्होंने कहा कि 2R जो 2021 का सरोगेसी एक्ट था, उसके ही चीज़ को ये एक तरीके से उससे कोलाइड करता है, उसको जो है उसका उल्लंघन करता है। उसमें कहा गया था कि कोई भी कपल है, अगर उनको कोई ऐसी मेडिकल अर्जेंसी हो जाती है, उनसे बच्चा नहीं हो पाता, तो इस चीज़ की सुविधा ले सकते हैं। जेस्टेशनल सरोगेसी मतलब यही तरीके का कि किसी को सरोगेट बनाना और किसी और को डोनर बना लेना उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी को लेकर के कोर्ट में सारे लोग पहुंचे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गवर्नमेंट को कि आप इन चीज़ों को देखिए और इन चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि तो अब गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप लेने की बात कही है कि हम इसमें क्या स्टेप लेती है गवर्नमेंट, वो देखने की बात है। और यहाँ पे साथ में ही जो सिंगल अनमैरिड वुमेन हैं और जो विडोज हैं, जो अनमैरिड, जैसे मैंने आपको कल भी परसों के उसमें भी डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, इसका आर्टिकल और भी निकला हुआ था। जो सिंगल अनमैरिड वुमेन है, जो शादीशुदा नहीं है, वो भी सरोगेसी करवा सकती हैं, वो भी सरोगेट मदर बन सकती हैं, लेकिन वो उनको जो है अपना खुद का एग देना ही होगा, चाहे वो विधवा औरत हो, चाहे वो जो शादीशुदा नहीं है वो महिला हो, उनको खुद का अपना एग देना ही होगा। अगर वो किसी रीज़न से उन पे कोई मेडिकल कंडीशन है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उनका एग ओव्यूलेट नहीं हो रहा है, तो फिर वो मदर नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो है करना आवश्यक है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी सरोगेसी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। द रेगुलेटरी चेंज इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल वुमेन एज it specifies that a widow or a divorce undergoing surrogacy must use self eggs and donor sperm। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, देख लिया हमने। चलते हैं आगे, अब क्या बात हुई है और क्या क्या चीजें हुई थी। that object prima facie the objective to permit law the 2021 act, the court also recognized that the law permitting gestational surrogacy was woman centric, as it was a woman's choice to have a surrogate could owing to existing medical or congenital conditions. Such conditions included the absence of uterus or
रिपीटेडली फेल्ड प्रेगनेंसीज, यही जो बताया गया है इनका जो ये क्या कहते हैं, जो ये सिंड्रोम है RK, कौन सा था दोस्तों, ये मैंने जो आपको लिख के बताया था, MRKH वाला जो सिंड्रोम था, इसमें यही होता है कि बार बार मल्टीपली कोई प्रेग्नेंट हो रहा है बच्चा, उसका जो है फिर बन ही नहीं पा रहा है पेट में, प्रेग्नेंट तो हो रहा है लेकिन कहीं बच्चे की हार्ट बीट नहीं बन रही है, या बच्चे जो है मिसकैरेज हो रहा है, हो जा रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो ये चीज़ों को अवेल करवा सकते हैं। और यही जो है सिंड्रोम होता है जिसमें या तो यूटेरस गायब हो या ओवरी गायब हो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं, बाकी अब आप देख लीजिएगा इसको, और ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए, बाकी जितनी चीज़ें थी मैंने वो सारी सारी आपको बता ही दी हैं। अगला आर्टिकल हमारा, कैन द IMEC एड्रेस द रेड सी क्राइसिस, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रेड सी ट्रेडिंग रूट टू इंडिया, हैज चाइना ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव रूट। अल्टरनेटिव रूट जो चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव वाला मामला है, जिसमें वो आसपास की कंट्रीज के थ्रू जो है समंदर के थ्रू एक तरीके से रोड और रेलवे लाइन बिछा करके अपना पूरा रास्ता बना रहा था, और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंडिया को पूरे अपने आसपास के रीजन से ही बायकॉट कर देना, उसको एक तरीके से घेर लेना, और आसपास की जो कंट्रीज है उनसे हटा करके उनको अपने पक्ष में कर लेने का भी ये एक तरीके का मामला था। और इससे जो है चाइना इंडिया के आसपास की जगहों पे रोड बना ले, पाकिस्तान में बना ले, बांग्लादेश में अगर बना ले, ऐसी जगहों पे बना ले, तो वो इंडिया की भी निगरानी कर पाए, इंडिया पे भी एक तरीके से स्पाई और जासूसी कर पाए। तो ये भी उसका एक तरीके का पर्पज था, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को अगर देखा जाए जो चाइना की तरफ से चलाया गया था, तो उसको ही देखते हुए ये जो है हमारा IMEC जो है, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला ये जो रीजन है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे आगे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया और जो मिडल ईस्ट का पार्ट है और जो यूरोप का पार्ट है उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बात कही जा रही है। इसको जो है G20 का जब समिट हुआ था 2023 में, सितंबर 2023 में G20 का जो समिट हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में, इंडिया में, तो वहां पे इसकी नींव रखी गई थी इंडिया के माध्यम से, जो कि एक तरीके से BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही एक ऑल्टरनेट यहाँ पे प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। तो अभी के टाइम पे क्या है, ये काम करना तो उन्होंने शुरू किया नहीं, इसमें कोई प्रोग्रेस भी अभी तक नहीं हुई है हमारे इस जो है इनिशिएटिव के ऊपर में। और ऊपर से जो रेड सी का एरिया है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एरिया है आपका, कह लीजिए जो ईरान वगैरह के पास से होता गुजरता हुआ एरिया है, वहीं से ही ये वाला एरिया जाने की बात कही जा रही है। हमारा बेल्ट और ये IMEC जो कॉरिडोर है वहीं से जाएगा। और वहां पे देख रहे हैं आप, लगातार इसराइल हमास का इधर लड़ाई चल रही है और इधर हुतीज जो है आकर के रेड सी पे अटैक कर रहे हैं, बार बार जो भी शिप्स और वेसल्स जा रही हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये जो रेड सी का पूरा एरिया है, आपको मैप में एक बार दिखा दूं मैं, आगे होगा मैप, ये जो रेड सी वाला पूरा का पूरा एरिया है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट माना जाता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए। और यहीं पे पूरे दुनिया का लगभग 12 से 15% का पूरा वर्ल्ड ट्रेड होता है सिर्फ और सिर्फ इस रेड सी के थ्रू। और इंडिया का भी मान लीजिए लगभग जो इंपोर्ट है वो भी 24-25% इससे हो जाता है, एक्सपोर्ट जो है 24-25% इसी वाले एरिया से होता है, और इंपोर्ट भी 13-14% जो है इसी वाले एरिया से होता है। तो इंडिया के लिए भी जो है ये वाला एरिया, ये रहा आपका इंडिया, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे ही ये यमन वाला एरिया है, ये यमन है, और यहीं के जो हुतीज हैं वो जो है अटैक कर रहे हैं पूरे पूरे रेड सी के ऊपर। ये बाबल मंदाब है इधर वाला एरिया दोस्तों, यहीं पे पूरा पूरा वो अटैक कर रहे हैं वो लोग हुतीज। तो इससे हैम्पर हो रहा है क्या, कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अब धीरे धीरे हैम्पर कर रही है। बात क्या है, जैसे जो शिप्स वगैरह आती जाती हैं कहीं से, पूरे वर्ल्ड में जो शिप्स चलती हैं कि वहां से चली यहाँ पे जा रही, पूरी शिप का एक तरीके का आप कहिए इंश्योरेंस वगैरह होता है। इंश्योरेंस होता है कि शिप कहीं पे समंदर में डूब गई या कुछ ऐसा हो गया तो उससे घाटा ना लगने पाए। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अब उनके लिए भी ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे जब अटैक बढ़ गया तो वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंश्योरेंस का पैसा है वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है। तो जो शिप्स है वो अपना इंश्योरेंस भी वहाँ करवाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं अब, क्योंकि यहाँ पे बार बार अटैक हो रहा है, शिप्स तो अब लगातार डूबेंगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कितना ही भुगतान करेंगी बार बार, क्योंकि रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये दिक्कत है। और ऊपर से अब यहाँ से शिप्स ना आ करके वो पीछे की तरफ से होकर के आ रही हैं। और आप अफ्रीका में देखेंगे तो जो अफ्रीका वाला, ये अफ्रीका का जो ये रीजन है नीचे वाला,
आप यहाँ देखेंगे, यहाँ यहीं पे केप ऑफ गुड होप का एरिया है। तो अब यहाँ से होते हुए वो सारी शिप्स आ रही हैं। यहाँ से होकर के आने से क्या हो रहा है कि उनकी लागत बढ़ रही है, एक तो डिले हो रहा है, सामान टाइम से पहुंच नहीं रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन राइजिंग का मामला बढ़ रहा है कि, और ऊपर से उनका पेट्रोल का, उनका जो मतलब तेल का, फ्यूल का जो लागत है वो उनके शिप का बढ़ रहा है। तो उससे जो आने वाली चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका भी प्राइस बढ़ने का पूरा पूरा जो है मतलब बढ़े, मतलब उनकी प्राइस बढ़ रही है। तो ये सारे जो है इम्पैक्ट इसकी वजह से हो रहे हैं यहाँ पे। और इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रहा है इससे। चाइना ने इसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश इस बात पे की है कि इसी बहाने अब हम लोगों को ऑफर कर देते हैं अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को, कि आप लोग आइए हमारे वाले रास्ते से जो है ट्रेड करिए। तो लेकिन अब ये इससे जो है क्या है, इंडिया के लिए वो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आप जानते हैं चाइना इंडिया का इतना कोई बहुत बड़ा हितैषी तो है नहीं। देखिए, इंडियाज ट्रेड विथ यूरोपियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज फ्लोज एंटायरली थ्रू द रेड सी। पूरे यूरोप का ट्रेड और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज का, जो नॉर्थ अफ्रीका कंट्री का ट्रेड है, वो पूरा का पूरा कहाँ से होता है, ये रेड सी के ही थ्रू होता है। विच इज ऑलमोस्ट 24% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। 24% का एक्सपोर्ट वहीं से हो रहा है, और पूरे एक्सपोर्ट का लगभग 34% है हमारा, और इम्पोर्ट का पूरा 14% है उसी एरिया से जो हो रहा है पूरे इंडिया का। इन द 2022-23 का आंकड़ा है। इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ में जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, यूरोप के साथ में लगभग 190 बिलियन डॉलर के आसपास जो है हमारा यूरोप के साथ में, और 15 बिलियन के आसपास जो है नॉर्थ अफ्रीका के, जो उत्तरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ में है। ठीक है। द राइजिंग फियर्स अमॉन्ग ट्रेडर्स हैव ऑलरेडी सीन अ ड्रॉप इन इंडियन शिपमेंट। अब जो है इस जो फियर बढ़ रहा है यहाँ पे, जो खतरा बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो हमारी इंडियन शिपमेंट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। शिप्स का आना जाना इंडिया का पहले से ही कम हो गया है। एज पर द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एफ आई ई ओ इंडियन एक्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि हमारा जो शिपमेंट ही अब कम हो गया वहाँ पे खतरा देखते हुए। राइजिंग थ्रेट्स हैव प्रॉम्प्टेड इंडियन एक्सपोर्टर्स टू होल्ड बैक अराउंड 25% ऑफ देयर कार्गो शिप ट्रांजिटिंग थ्रू द रेड सी। लगभग राइजिंग थ्रेट्स हैव प्रॉम्प्टेड इंडिया एक्सपोर्टर्स टू होल्ड बैक अराउंड 25%। उनकी जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, लगभग 25% एक्सपोर्टर जो है डर के मारे अभी वो जो है रुक के बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पे चीज़ें शांत होंगी, क्योंकि अब चौथे महीने में ये पूरी लड़ाई जो है चौथे महीने में घुस चुकी है दोस्तों। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का क्राइसिस हो गया है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। और लगातार अमेरिका वहाँ पे अटैक करने की भी कोशिश कर रहा है, चीज़ों को जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, द रेड सी owes its strategic importance for global trade to the बाब एल मंदाब स्ट्रेट, which बाब एल मंदाब जो है स्ट्रेट है वो क्या रेड सी और आपका जो है इंडियन ओशन के बीच में जो है कनेक्ट करने का काम करता है, ध्यान रखना है। बाब एल मंदाब स्ट्रेट विच लाइज बिटवीन यमन एंड जिबूती, ये कहाँ पे पड़ता है, यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है, ध्यान रखना है, यमन और जिबूती। ये जो मैंने आपको ये देखिए, ये है यमन वाला एरिया और ये वाला जिबूती वाला एरिया है, तो इसके बीच में ये है आपका, ये वाला एरिया जो है यही है आपका स्ट्रेट, क्या है, बाब एल मंदाब स्ट्रेट है दोस्तों। ठीक है, यमन और जिबूती के बीच में। ऑप्शन में आ गया कि जो बाब एल मंदाब स्ट्रेट है वो किन के बीच में, कौन सी कंट्रीज के बीच में पड़ता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोमालिया दे दिया उन्होंने जो है, और कोई कंट्री दे दी, ओमान दे दिया, तो हम वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो दोनों किसके बीच में है, यमन और जिबूती के बीच में है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कार्गो ऑयल ट्रांजिट, दुनिया का सबसे बिजी ऑयल कार्गो ट्रांजिट है, जहाँ पे तेल वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। पॉइंट्स विद ऑलमोस्ट 12% ऑफ इंटरनेशनल मर्केंडाइज ट्रेड यहीं से पास होता है, 12% लगभग। एंड इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ द रेड सी कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन द मेजर कंटेनर एंड ऑयल कैरियर्स हैव बीन फोर्स टू रीरूट शिपमेंट वाया द केप ऑफ गुड होप से जो है फिर आने आ रहे हैं। जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वही चीज़ें कह रहे हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा है, वट अबाउट द MEC, आगे, एज ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर बैटलिंग डिलेड शिपमेंट एंड राइजिंग कॉस्ट, चाइना इज एक्टिवली प्रोजेक्टिंग चाइना यूरोप फ्रेट ट्रेन्स विच आर पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब जो चाइना और यूरोप के बीच में जो फ्रेट ट्रेन है, एक तरीके का भाड़ा वाला जो ट्रेन वाला एरिया है, ट्रेन वाला एरिया है, वहाँ पे उनको ऑफर करें कि अब आप यहाँ से आइए, हमारे कोस्ट से होते हुए आप जो है आगे अपनी चीज़ों को पहुँचा लीजिए, आपको आसान पड़ेगा। तो अब जो यूरोपियन कंट्री है उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा।
What about the IMC, the India Middle East European Economic Corridor, which was announced G20 में हमने अनाउंस किया था, ये सारी चीजें देख ली हमने. Part of the problem is that apart from the MOUs, Memorandum of Understanding, there have not been any investment or operation regarding the corridor. अभी तक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अभी तक हमने कोई इनिशिएटिव ही नहीं स्टार्ट किया है IMC को जो है इम्प्लीमेंट करवाने के लेवल पे. कागज में तो लिख दिया है कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन अभी जो है ग्राउंड लेवल पे कोई जो है इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया है. और आगे, फर्दर मोर द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हैज पुट अ पॉज ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ अरब इजराइल रिलेशंस. अब अरब और इजराइल के रिलेशन को पहले थोड़े से नॉर्मल हुए थे बीच में अरब और इजराइल के रिलेशन, लेकिन अब फिर से जब से इजराइल और हमास, इजराइल ने हमास ने इजराइल पे अटैक किया, फिर इजराइल ने फिर हमास और पूरे फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है. लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रखी है वहाँ पे. अब ये जो है असली में देखा जाए तो सच में अब दोस्तों ये एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को ख़त्म करने का मामला नहीं रहा, एक तरीके से पूरा जो है जिनोसाइड का ही मामला है, नरसंहार का ही मामला. अब देखिए अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसको जो है अपोज कर रही हैं और अरब की कंट्रीज़ भी इसको अपोज कर रही हैं कि आपको अब रुक जाना चाहिए. तो इसमें इंडिया का स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से नहीं आ पा रहा. तो जो हम UAE हमारा सबसे बड़ा इस टाइम पे अच्छा दोस्त बना हुआ है, UAE भी चाहता है कि इंडिया खुल करके बोले जा करके कि जो है अब जो है इसराइल को बंद कर देना चाहिए. लेकिन इसराइल इंडिया का बहुत बड़ा जो है सहयोगी रहा है, उसके बहुत बुरे वक्त पे भी जो है इसराइल ने सहयोग किया इंडिया को. तो इंडिया भी डायरेक्टली इस चीज़ को अभी बोल नहीं पा रहा है एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे जो अरब और इजराइल का रिलेशन है वो भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है. तो इस वजह से भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आगे इसकी ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसकी बातें आगे हो नहीं पा रही हैं. और यहाँ पे इन्होंने क्या और आगे चीज़ क्या है, विच इज़ द की एलिमेंट ऑफ द मल्टी नेशन इनिशिएटिव. यही सारे एरिया से होकर के वो निकलने वाला है हमारा कॉरिडोर. अनदर मेजर चैलेंज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पे एक अदर चैलेंज पैदा कर रही है. वहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे भी दिक्कत है. द एंटायर ट्रेड, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो ईरान का एरिया है वो भी एक तरीके से इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अब इन्वॉल्व ही हो रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी चल रहा है. तो वो एरिया भी उतना सेफ नहीं रह गया. द एंटायर ट्रेड ऑफ द IMEC आर्किटेक्चर फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर के जाने वाला है ये पूरा. विद ईरान प्रॉक्सिमिटी एंड कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट, द रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन रिमेन वेरी हाई. अब ईरान से एकदम सटता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर रिस्क जो है डिस्ट्रप्शन के रिस्क, वहाँ पे बाधाओं के रिस्क ज़्यादा बढ़ चुका है, बाधाएं वहाँ पे ज़्यादा पैदा होंगी. तो इस वजह से भी ये चीज़ें जो है अब मतलब कि एक्टिवली नहीं हो पा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं की जा पा रही हैं. और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, हाउएवर देयर वुड मीन फर्दर डिलेज एज न्यू पोर्ट्स एंड रेलवेज लिंक्स विल हैव टू बी डेवलप्ड अक्रॉस ओमान कनेक्टिंग टू सऊदी अरेबिया. ठीक है, कीपिंग द सप्लाई चेन अवे फ्रॉम ईरान. यहाँ पे इन्होंने बात क्या कही, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो प्रॉब्लम है हम उसको जो है अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय इंक्लूडिंग ओमान को इंक्लूड करके इन द IMEC आर्किटेक्चर में. जो हमारा IMEC का आर्किटेक्चर, उसमें हम अगर ओमान को इंक्लूड कर देते हैं, तो जो ये देख रहे हैं आप ये वाला एरिया, ओमान को, ये ओमान का एरिया है, ओमान को अगर इंक्लूड कर देंगे तो आप देख रहे हैं ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर कैसे जा रहा है. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये स्टेट है, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज. ये पर्सियन गल्फ ये रहा आपका, अरेबियन सी ये रहा आपका, ये पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है. तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको जोड़ रहा है दोस्तों, ये पर्शियन गल्फ को और इंडियन ओशन को या अरेबियन सी को आप कह लीजिए. तो इस वाले एरिया से आप ये ऐसे जा रहा है. तो ये कह रहे हैं एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो इसको हटा दीजिए. यहाँ से अपना IMC कॉरिडोर ना ले जा करके आप डायरेक्टली यहाँ से उठा करके ये ओमान से होते हुए लेते चले जाइए. तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी. ये जो है सॉल्यूशन इन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि ऐसा आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्होंने ये कि हाँ सप्लाई चेन अवे फ्रॉम द ईरान रीच, हाउएवर दैट वुड मीन फर्दर डिलेज. और लेकिन इसके बात ये है कि अगर फिर वहाँ से ले जाने की बात करेंगे तो फिर और आगे डिले होगा. फिर वहाँ से कौन सी रोड कनेक्ट होगी, कहाँ से रेल कनेक्ट होगा, कैसे क्या कनेक्ट होगा, उसकी भी बात हम करेंगे कि जो है फिर उसको देखना, मैनेज करना पड़ेगा. अभी थोड़ी चीज़ें जो आगे बढ़ी है फिर से वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें और ज़्यादा डिले हो जाएगा. हाउ कैन द IMEC बी मेड वायबल. इसको हम वायबल कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको हम जो है इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. डिस्पाइट सच चैलेंजेस द इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ द कॉरिडोर होल्ड्स विच शुड एनकरेज स्टेक होल्डर्स टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. फर्स्ट एंड एम्पायरिकल स्टडी ऑन, एक स्टडी जो मतलब कि क्या कह सकते हैं आप उसको, जो है
एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी, वहाँ पे जो चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बेस पे जो है एक स्टडी आई है। ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द कॉरिडोर नीड्स टू बी कंडक्टेड, आई नहीं है, मतलब वहाँ पे एक स्टडी करवाने की जरूरत है, वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड पे जाकर के एक स्टडी करवाएगी, क्या वहाँ पे क्या कैसी चीज़ें हैं, उससे जो डेटा निकल के आए उससे फिर हम सॉल्व करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द कॉरिडोर इज एस्टिमेटेड टू कट द जर्नी टाइम फ्रॉम इंडिया और यूरोप के बीच में अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो जो जर्नी टाइम है, अभी जो हम रेड सी के थ्रू होकर के जाते हैं, इधर से घूम करके स्वेज कनाल से होते हुए यूरोप में जाते हैं, तो उससे हमारा लगभग इंडिया यूरोप के बीच में 40% समय की कटौती हो जाएगी। 40%, अगर मान लीजिए 100 घंटे लग रहे थे तो अभी सिर्फ 60 घंटे ही लगेंगे यूरोप में पहुंचने के लिए अगर इस एरिया में। और ऊपर से कॉस्ट कितनी 30% कम हो जाएगी, मतलब 100 रुपए लग रहे थे तो अभी हम जो है 70 रुपए ही वहां पे लगेंगे, इतनी जो है हमें फायदा देखने को मिलेगा। हाउएवर देयर इज स्पेकुलेशन दैट मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ कार्गो एंड मल्टी नेशनल ट्रांजिट वुड इंक्रीज कैरिज एंड कंप्लायंसेस कॉस्ट देयरफॉर। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कई कई कंट्री से होकर गुजरेगा तो वहाँ पे उसके हैंडलिंग कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिला के थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन एक जो एस्टिमेट है वो बात यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इसके आगे हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो ये मैप है सारा हम देख ही लेते हैं। और पहले यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आईएमसी कॉरिडोर है, आईएमसी में रेल मार्ग, शिप और रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। रेल वाला मार्ग मालूम उसमें शामिल होगा, जो समंदर का एरिया है वो भी उसमें शामिल होगा, नेटवर्क और सड़क वाला एरिया भी, रोड वाला भी इसमें शामिल होगा। जो दो गलियारों तक फैले होंगे, दो गलियारा कौन सा है वो, एक है आपका पूर्वी गलियारा जो कहाँ से कहाँ तक भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, भारत और अरब की खाड़ी से जुड़ने वाला आपका पूर्वी गलियारा हो गया। दूसरा उत्तरी गलियारा, अब पूर्वी पश्चिमी नहीं है, पूर्वी उत्तरी गलियारा है। उत्तरी में क्या है, खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है, अरब की खाड़ी को यूरोप से जो जोड़ता है वो गलियारा। आईएमईसी गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे। इसमें क्या क्या है, एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगा और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा। और इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन से देश हैं, एक तो भारत शामिल है इसमें, जिन्होंने किया है, ये इनिशिएटिव ही लिया है। अमेरिका ने भी इसमें जो है अपना जो है सहमति दी है, सऊदी अरेबिया ने दी है, संयुक्त अरब अमीरात ने दी है, यूरोपीय संघ ने दी है, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने दी है। ठीक है, आगे भारत, मुंद्रा, गुजरात का जो पोर्ट है हमारा, गुजरात में कौन सा पोर्ट, मुंद्रा, और कांडला भी गुजरात में ही है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में जो है जोड़े जाने वाले बंदरगाह, ये बंदरगाह वहां से जुड़ रहे हैं। मध्य पूर्व संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा वाला बंदरगाह होगा, संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा बंदरगाह। जेबेल अली और अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में तथा रास अल खैर बंदरगाह होगा सऊदी अरब में। ठीक है, दम्मम रेलवे है लाइन फुजैरा बंदरगाह यूएई का, दम्मम रेलवे लाइन फुजैरा बंदरगाह यूएई का। और सऊदी अरब घुवाईफात और हराद जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह इजराइल से जुड़ेगी। तो इजराइल भी इसमें शामिल है, तो इतनी वहाँ पे कियोस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें होना मुश्किल थोड़ा लग रहा है। और इजराइल का हाइफा बंदरगाह, और यूरोप का ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिणी इटली में मेसिना और फ्रांस में मर्सिले, ये सारे बंदरगाह वहां पे जुड़ने वाले हैं हमारे आईएमईसी कॉरिडोर के माध्यम से। और यहाँ पे देख लीजिए जो ईस्ट कॉरिडोर कौन कौन सा है, ये है आपका ईस्ट कॉरिडोर, ये इंडिया से लेकर के यहाँ तक वाला पूरा एरिया देख लीजिए ईस्ट कॉरिडोर, ये अरब की खाड़ी हो गई। कहाँ पे है ये ईस्ट बंदरगाह, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, ये वाला एरिया। और आगे नॉर्दर्न कॉरिडोर ये हो गया कनेक्टिंग यूरोप, ये यहाँ से फिर ये आगे यूरोप तक जा रही है। ठीक है, तो अब ये पूरे एरिया से होकर के ये गुजर रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये इटली वाला एरिया है, यहाँ से भी कनेक्ट हो गई पूरी। इजराइल वाला, ये पूरा इजराइल वाला एरिया है। फ्रांस का पूरा ये एरिया रहा, और जर्मनी का पूरा यूरोप का ये एरिया रहा। ठीक है, और ये पूरे जो है मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज हो गई आपकी। ठीक है, आगे इसको और देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए कंट्रीज के साथ में इंडिया का मुंबई का ये पोर्ट जवाहरलाल नेहरू वाला, और यहाँ पे मुंद्रा और जो है कांडला पोर्ट गुजरात का, यहीं से सारा जुड़ रहा है। और जेबेल अली आपका ये देखिए यहाँ का हो गया, ये यूएई वाला जेबेल अली।
और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में से होते हुए ये देखिए रियाद वगैरह से निकलता हुआ जा रहा है एआई गुवैफात गुवैफात अल गुवैफात वाला ये वाला एरिया हो गया। यहाँ से निकलता हुआ है हरद हरद वाला ये रोड से होते हुए फिर जातेंगे रियाद से होते हुए फिर अल हदीथा से होते हुए। और इजराइल का कौन सा है ये हाइफा बंदरगाह है इजराइल का, ध्यान रखिएगा कौन सा बंदरगाह है आईएमईसी कॉरिडोर में हमारे हाइफा इजराइल का है, क्योंकि अभी इजराइल हमास काफी न्यूज में है तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईएमसी कहाँ से गुजर रहा है और इसमें जो है इजराइल का कौन सा बंदरगाह है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हाइफा इजराइल है और ये कहाँ पे जाएगा पेरियूज ग्रीस के यहाँ पे जुड़ रहा है, यूरोपियन कंट्री ग्रीस के यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये पूरा मैप है आप ये देख लीजिए, यहीं पे ये जो इस एरिया से जा रहा है यही आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया हो गया और ये आपका रेड सी का एरिया हो गया दोस्तों, ये अरेबियन सी हो गया, ये पर्सियन गल्फ हो गया, यहीं पे आपका जो है स्वेज कनाल जा रहा है, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये सी रूट हो गया, ये पूरी रेल रूट है, ठीक है, सी रूट रेल रूट। और यहाँ पे और भी क्या है दोस्तों, सड़क वाला भी रास्ता सारा शामिल है इसमें, ठीक है। और ये नॉर्थ है एक और एक है पूर्वी गलियारा, 2 गलियारे हैं। और देखिए आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारा मोरल बूस्ट होता है, कितनी बार मैं आपसे बोलूँ, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम। और हमारा देखिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये बेसिक टू एडवांस चल रहा है, 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे एनसीईआरटी देखने को मिल जाएगी। तो आप जाइए, या तो आप हमारा ये QR यहाँ से स्कैन कर लीजिए या फिर आप प्ले स्टोर में जा करके नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके हमारा ऐप होगा, ऐप स्टोर से जा करके वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसी के साथ में इजाज़त दीजिए, पढ़ते लिखते रहिए, खाते पीते रहिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, टेंशन थोड़ा कम लीजिए, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है दोस्तों। तो हमारे नोटबुक IAS के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।